ब्लॉग में होम लोन एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया एक्सप्लेन्ड, ये ब्लॉग टॉपिक है आपका। ब्लॉग टॉपिक में ये बटन्स जो देख रहे हो आप लोग, ये कौन सा है बटन्स? सोशल शेयरिंग, ये देखा था हमने, टेबल ऑफ कंटेंट। अब यहाँ पे मैंने बताया था आप लोगों को, बोल्ड इटैलिक इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है अभी भी एसईओ में। यहाँ पे वीडियोस कैसे ऐड किए जाते हैं, इमेजेस कैसे ऐड की जाती है, ये देखा था। यहाँ पे आपने लिंक्स रखी है, कुछ लिंक्स आपने एक्सटर्नल देख रखी है, कुछ लिंक्स आपने इंटरनल रखी है। एक्सटर्नल मतलब आपके वेबसाइट से लिंक किसी दूसरे वेबसाइट को जाता है तो वो होता है एक्सटर्नल लिंक। आपकी वेबसाइट के अंदर अगर आप एक पेज से दूसरे पेज पे लेके जा रहे हो यूजर को, वो होता है इंटरनल लिंक। अब यहाँ पे कैटेगरीज भी बता दी थी मैंने आप लोगों को उस दिन, कैटेगरी क्रिएट किया था वर्डप्रेस में, क्या नहीं? वर्डप्रेस में आप कैटेगरीज भी क्रिएट कर सकते हो। जैसे मैं यहाँ पे लॉगिन कर लेता हूँ आपकी साइट पे, pune.practice.me पे लॉगिन करना है मुझे, /wp-admin, ये लॉगिन कर लिया। लॉगिन करने के बाद आप लोग आपके पोस्ट पे आते हो, ऑल पोस्ट। पोस्ट में आने के बाद यहाँ पे कोई भी एक आर्टिकल आपने ओपन कर लिया। आर्टिकल को अगर राइट साइड में चेक करते हो तो यहाँ पे आप लोगों को दिखेगा कैटेगरी का सेक्शन। तो आप लोग टॉपिक वाइज भी कैटेगरीज बना सकते हो। जैसे ये टॉपिक है किस चीज पे, तो हम लोग यहाँ पे होम लोन, कार लोन, गोल्ड लोन, ऐसे कैटेगरीज बना सकते हैं। और जो भी टॉपिक होगा उस कैटेगरी को सिलेक्ट कर सकते हैं। जैसे ये कौन सा है, होम लोन। तो पहले आपका पेज देखिए ऐसा, आपके पेज का यूआरएल किस तरीके से था अगर आप चेक करोगे तो पेज का यूआरएल जो आपका है वो ये ऐसा है, पुणे प्रैक्टिस में /होम लोन एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया एक्सप्लेन। अब अगर आप लोग कैटेगरी ऐड करते हो आपके पेज को, ये देखो होम लोन आ गया, क्रिएट कर लिया ऐड होम लोन। ये देखिए होम लोन का कैटेगरी क्रिएट हो चुका है। जाके मैंने इस आर्टिकल को अब यहाँ पे आके बोल दिया अपडेट। अपडेट बोलने के बाद इसी आर्टिकल को आप रिफ्रेश कर लोगे। एक मिनट, हो रहा है आर्टिकल रिफ्रेश। इसी आर्टिकल को व्यू पोस्ट कर लिया अभी आपने, नहीं यहाँ पे वो डायरेक्टली आपको दिखा रहा है कि ये कौन सी कैटेगरी का आर्टिकल है, होम लोन का। तो ये इस तरीके से आप लोग कैटेगरीज भी क्रिएट कर सकते हो वर्डप्रेस में। अब यहाँ पे हम बात करेंगे एंकर टेक्स्ट क्या चीज होती है, कीवर्ड फ्रीक्वेंसी क्या होता है, कीवर्ड डेंसिटी भी क्या होता है, कीवर्ड प्रॉक्सिमिटी क्या होता है। ये चारों टर्म्स जो है ये मैं आज आप लोगों को यहाँ पे एक्सप्लेन करूंगा। एंकर टेक्स्ट, कीवर्ड फ्रीक्वेंसी, कीवर्ड डेंसिटी, कीवर्ड डिफिकल्टी, कीवर्ड का प्रॉक्सिमिटी। गाइस, कीवर्ड फ्रीक्वेंसी सिंपल, किसी कंटेंट में कीवर्ड को कितनी बार यूज किया जाता है, सिंपल उसे कहा जाता है कीवर्ड फ्रीक्वेंसी। कीवर्ड डेंसिटी हर एक पेज के हिसाब से कैलकुलेट किया जाता है। आप लोग जब कोई भी कंटेंट लिखते हो, कोई भी आर्टिकल लिखते हो, उस आर्टिकल को आप जिस कीवर्ड के लिए रैंक करना चाहते हो, वो कीवर्ड उस पेज पे कितनी बार रिपीट होना चाहिए, उसको कहता है कीवर्ड डेंसिटी। जो मैंने आपको बोला था फ्राइडे के सेशन में, टोटल नंबर ऑफ वर्ड्स जितने होते हैं आपके पेज पे, टोटल नंबर ऑफ वर्ड्स के 2 to 3% आप लोग यूज कर सकते हो कीवर्ड डेंसिटी। कितना परसेंट? 2 to 3% आप लोग यूज कर सकते हो कीवर्ड डेंसिटी। 2 to 3% मतलब सिंपल, इफ यू हैव अ कंटेंट ऑफ 1000 वर्ड्स, आप लोग उसमें आपके कीवर्ड्स को 20 से लेकर 30 टाइम्स तक यूज कर सकते हो। इसे कहा जाता है कीवर्ड डेंसिटी। कीवर्ड डिफिकल्टी, आप लोगों ने जब कीवर्ड एनालिसिस सीखा था, कीवर्ड एनालिसिस में 3 टाइप की डिफिकल्टीज होती है। एक हाई कंपटीशन कीवर्ड, एक होता है मीडियम कंपटीशन, और तीसरा होता है लो कंपटीशन। तो हाई, मीडियम और लो कंपटीशन कीवर्ड, मतलब हाई कंपटीशन का मतलब होता है उस कीवर्ड के लिए रैंक करना बहुत डिफिकल्ट। मतलब हो सकता है कि उस कीवर्ड को रैंक करने के लिए बहुत सारी वेबसाइट्स कोशिश करी कि उनका वेबसाइट टॉप में आए। मीडियम कंपटीशन मतलब अगर 10 वेबसाइट्स हैं, 10 में से 5 वेबसाइट्स किसी कीवर्ड के लिए टारगेट करना चाहती है तो वो मीडियम हो गया। और लो कंपटीशन मतलब किसी कीवर्ड के लिए कोई वेबसाइट चाहती नहीं कि उनका वेबसाइट टॉप रैंक में आए, तो लो कंपटीशन कीवर्ड्स वाले रैंक होने के लिए चांसेस ज्यादा होता है क्योंकि उनके कंपटीशन कम होता है। लेकिन बहुत बार सिनेरियो ऐसे हो जाता है कि आप लोगों को जिस कीवर्ड के लिए टारगेट करना है वो कीवर्ड आपको हाई कंपटीशन दिखेगा, फिर क्या करोगे? यू डोंट हैव एनी चॉइस गाइस। अगर कीवर्ड का कंपटीशन हाई होगा तो आपको कुछ चॉइस नहीं बचती, क्योंकि आप उसी कीवर्ड के लिए रैंक करना चाहते हो, आपको फाइट करना पड़ेगा। लेकिन हाई कंपटीशन कीवर्ड्स के लिए रैंकिंग आना बहुत डिफिकल्ट होता है।
कीवर्ड प्रॉक्सिमिटी क्या चीज होती है? कीवर्ड प्रॉक्सिमिटी मतलब मैं किसी कंटेंट में कीवर्ड, मैं मेरा एक पेज है जिसको मैं रैंक करना चाहता हूँ कश्मीर टूर पैकेजेस के लिए। मैं कश्मीर टूर पैकेजेस के लिए मेरा पेज रैंक करना चाहता हूँ, और वो पेज पे मैंने कंटेंट लिखा है, हाँ, कश्मीर इज हेवन ऑन अर्थ, हाँ ऐसा ऐसा ये लिख रहा हूँ, हाँ, देयर आर लॉट ऑफ कंपनीज प्रोवाइडिंग टूर पैकेजेस कश्मीर, ऐसा कंटेंट लिख रहा हूं। अभी कंटेंट में अगर आप देखोगे कश्मीर वर्ड यहाँ पे आ रहा है, पार्शल, यहाँ पे टूर पैकेज कश्मीर, ये कीवर्ड यहाँ पे आ रहा है। ये हम लोग कौन सी कीवर्ड के लिए रैंक करना चाहते हैं? कश्मीर टूर पैकेज। तो आप जिस कीवर्ड के लिए रैंक करना चाहते हो वो कीवर्ड्स, जैसे यूजर ने ऐसे सर्च कर लिया कश्मीर टूर पैकेजेस, वैसे के वैसा कीवर्ड अगर आपके कंटेंट में नजदीक नजदीक आता है तो रैंक होने की चांसेस बढ़ जाएंगे। वी ऐसा आगे लिखा आपने, वी प्रोवाइड कश्मीर टूर पैकेजेस। अब इसमें देखोगे तो जैसे यूजर ने सर्च किया वैसे कीवर्ड पूरा आ गया सीक्वेंस में आपके कंटेंट में। तो कंटेंट लिखते वक्त इस तरीके से लिखिए, आप लोग आपके कंटेंट राइटर को पहले ही ये सब पॉइंटर्स बता सकते हो कि बाबा हम हमारे पेज को, जो पेज रैंक कर रहा है, ये पेज हमें कश्मीर टूर पैकेजेस के लिए रैंक करना है। तो कश्मीर टूर पैकेजेस को आप ये कीवर्ड को अपने कंटेंट में 2 से 3 बार तभी सीक्वेंस में यूज कीजिए पूरे फ्रेज में, तो वो रैंकिंग में आपको हेल्प करेगा। अब यहां पे एंकर टेक्स्ट क्या चीज होती है? गाइस व्हाट इज एंकर टेक्स्ट एंड इट्स इंपॉर्टेंट फॉर इमेजेस। गाइस सर्च इंजिन जो होता है उन्हें इमेज समझ में नहीं आता। जैसे मैंने यहां पे सर्च कर लिया फॉसिल वॉचेस फॉर मैन और एंटर कर दिया, फॉसिल वॉचेस फॉर मैन करके मैंने यहाँ पे इमेजेस पे क्लिक किया, और आप देखोगे तो ये सारी इमेजेस आ रही है फॉसिल घड़ी की। ये गूगल इमेजेस नहीं है, यहाँ पे देखो ये इंडिया मार्ट से उठाया है। ये कहाँ से लिया है? Amazon। ये कहाँ से है? इंडिया मार्ट। ये कहाँ से? फ्लिपकार्ट, केडीबी डील्स, फ्लिपकार्ट। आई स्क्रॉल डाउन, हाँ, यू बाय, इंडिया मार्ट, मेगा फैशन, हेलियोस। तो ये सारी वेबसाइट से ये इमेजेस उठाई है। तो फॉर एग्जाम्पल आप लोग आपके वेबसाइट पे कोई फॉसिल की घड़ी बेच रहे हो, तो मान लीजिए ये जो फॉसिल की घड़ी है आपकी वेबसाइट पे, आप लोगों ने इस घड़ी को आपकी वेबसाइट पे फॉसिल का जो भी पेज था आपका, उस पेज में आपको ये घड़ी यूजर को दिखानी। तो यहाँ पे मैं डेस्कटॉप पे ये इमेज हम लोग सेव करते हैं, फॉसिल के नाम से सेव कर लिया। या फिर दूसरा कोई, कोई भी घड़ी अभी ले लेते हैं। चलो ये इमेज है, इसको मैं सेव कर लेता हूँ। देखो इस इमेज को उन्होंने भी सेव करते हो क्या नाम से सेव किया, देखो चेक कीजिए यहाँ पे, चैन बेल्ट फॉसिल वॉच फॉर, क्या है क्या कीवर्ड? फॉसिल वॉच फॉर मैन जो हमने सर्च किया वो कीवर्ड है। मतलब आप जब कैमरा से फोटो निकालते हो ना, मान लीजिए आपने इस घड़ी का फोटो निकाल लिया, तो बाय डिफॉल्ट इमेज का नाम क्या होता है? बाय डिफॉल्ट अगर आप देखोगे ना तो इमेज 1, इमेज 2 ऐसे नाम होते हैं, बराबर क्या? तो आप लोग जब ये इमेज का फोटो निकालोगे, ये घड़ी कौन सी है? फॉसिल की। फॉसिल का भी मॉडल नंबर होगा ना, तो फिर आप लोग इस इमेज को नाम भी उस तरीके से ही दीजिए। जैसे ये इमेज आप लोगों को अभी ऐड करनी है आपके वेबसाइट पे। ये इमेज आ गई यहाँ पे, तो मैंने इस इमेज को राइट क्लिक करके इसका पहले चीज तो फाइल नेम चेंज किया। क्या किया? फाइल नेम ये कौन सा है? मान लीजिए फॉसिल वॉचेस, हाँ, फॉर मैन। उसके बाद में आगे इसका मॉडल नंबर है फॉसिल FS123 मान लीजिए, हाँ। तो इस तरीके से सेव किया इमेज को, फाइल नेम, हाँ। अब जाता हूं मैं मेरी वेबसाइट पे, हमारे वेबसाइट पे आके मान लीजिए मेरा कोई पेज है, फॉर एग्जाम्पल आई कम ओवर, मैंने फॉसिल का कोई पेज क्रिएट किया मेरे वेबसाइट में, फॉसिल की घड़ी बेचता हूँ। तो पोस्ट में ऐड न्यू पोस्ट करता हूं मैं। फॉसिल वॉचेस फॉर मैन, और यहाँ पे ऐड मीडिया बोल दिया, अपलोड फाइल्स बोल दिया, सिलेक्ट फाइल्स बोल दिया। अब अगर आप देखोगे तो डेस्कटॉप पे आने के बाद अगर आप चेक करते हो
ये कहाँ गई हमारी घड़ी, हाँ ये दिख रहा है, आ गई, यस नो। इसको ओपन कर लिया। ओपन करने के बाद सब लोग ध्यान में रखिए, यहाँ पे सादिया, हीना, ऐश्वर्या, हर्षल, निशा, प्रणोति, श्रेयस, निरंजन, स्नेहा, कहाँ पे है? स्नेहा नहीं है। जब आप इमेज अपलोड कर लिया तब उसने बाय डिफॉल्ट आपकी इमेज का फाइल नेम जो था वही उठा दिया उसने, कहाँ पे? टाइटल में। तो टाइटल में। कॉपी करके आपके ऑल टेक्स्ट में भी ऐड कीजिए, क्योंकि सर्च इंजिन्स को इमेजेस पढ़ने नहीं आते, वो आपके इमेज के ऑल टेक्स्ट के अंदर का टेक्स्ट पढ़ते। लिखा है क्या इसमें? फॉसिल वॉचेस फॉर मैन, समझ में आ रहा है क्या? कीवर्ड आ रहा है क्या? तो ये कीवर्ड इमेज के अंदर पकड़ के वो लोग उस इमेजेस को पुल करता है। तो यहाँ पे हमने अगर दिया नहीं तो गूगल को समझेगा नहीं ये घड़ी है या गॉगल है या मोबाइल है, क्या है, उसको नहीं समझ में आएगा। तो यहाँ पे इन सारे सर्च इंजिन को इमेजेस समझने के लिए इमेज का ऑल टेक्स्ट, इमेज का टाइटल इंसर्ट कर दिया। इंसर्ट करने के बाद मैं इस पे क्लिक करता हूं मैं, और यहाँ पे देखिए एडिट पे क्लिक कर दिया। इसमें और एक ऑप्शन होता है, कौन सा? एडवांस ऑप्शन। एडवांस ऑप्शन में यहाँ पे वापस आप लोग सेम वही लिख दिए, इमेज टाइटल एट्रीब्यूट लिख दिया, अपडेट कर दिया। अपडेट कर दिया। अब इस इमेज का नाम मैंने कैसे सेव किया है, ऐसे सर्च। दूसरा मेरे पास और एक इमेज है, 1 2 3 की जगह 3 4 5, ये दूसरा मॉडल है। तीसरा मॉडल मेरे पास FS567 है। अब यहां पे होगा क्या, गूगल पे किसी ने सर्च कर लिया, किसी ने सर्च कर लिया फॉसिल वॉचेस, तो वो हमारी तीनों इमेजेस दिखा सकता है, क्योंकि तीनों इमेजेस में कॉमन कौन सा कीवर्ड आ रहा है? फॉसिल। प्लस मेरे पास फॉसिल वॉचेस फॉर वुमेन्स भी है, वो भी इमेज दिखा देगा। क्यों? क्योंकि सर्च क्या हुआ है, सिर्फ फॉसिल वॉचेस। ये कीवर्ड तो हमारे चारों इमेजेस में है, तो वो हमारी चारों इमेजेस गूगल में दिखा सकता है। लेकिन सामने वाले बंदे ने फिल्टर कर दिया फॉसिल वॉचेस फॉर क्या, मैन। अब वो इस इमेज को नहीं दिखाएगा। क्यों? क्योंकि इसके अंदर कीवर्ड मैच हो रहा है क्या? नहीं हो रहा है। किसी ने सर्च किया फॉसिल वॉचेस फॉर मैन और उसने लिख भी दिया मॉडल नंबर FS123, अब वो ये तीनों इमेजेस नहीं दिखाएगा, वो सिर्फ यही इमेज दिखाएगा, क्योंकि यूजर ने जो कीवर्ड सर्च किया था एग्जैक्टली वैसा मैच हो गया है सिर्फ इस इमेज में, तो यही इमेज दिखाना शुरू करेगा। कुछ समझ में आ रहा है? यस नो? प्रणुति जी, निशा जी, ऐश्वर्या, गेटिंग? यस सर। हाँ, सब लोग ध्यान में रखिए। तो इस तरीके से आप लोग इमेजेस को इमेज ऑल टैग दीजिए। तो टैंजिबल प्रोडक्ट्स रहेंगे, टैंजिबल इंटैंजिबल सबको पता होगा। टैंजिबल मतलब आप जिस प्रोडक्ट को फील कर सकते हो, आप बाय करते हो, उसको देखना चाहोगे, तो वैसे टैंजिबल प्रोडक्ट्स के लिए इमेज टाइटल्स, इमेज ऑल टैग्स बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। अब यहाँ पे व्हाट इज गूगल सैंडबॉक्स, व्हाट इज गूगल ऑटो कंप्लीट, उसके बाद यहाँ पे व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ बाउंस रेट इन एसईओ, कंटेंट डेप्थ क्या होता है, कंटेंट फ्रेशनेस क्या होता है, ये सब टॉपिक्स हम आज यहाँ पे बात करेंगे। अब टॉपिक चल रहा है हमारा गूगल सैंडबॉक्स इफेक्ट क्या होता है। आपका ये वेबसाइट गूगल सर्च में दिखना शुरू हो चुका है क्या? देखते हैं। इस वेबसाइट को हमने कॉपी कर लिया, कॉपी करके मैं यहाँ पे गूगल ओपन कर लेता हूँ और मैं गूगल पे यहाँ पे आता हूँ, ऑल पे, और मैंने एक कमांड टाइप कर लिया, साइट कोलन। क्या कमांड है? साइट कोलन। और मैंने पेस्ट कर दिया हमारा वेबसाइट और एंटर कर दिया। वेबसाइट गूगल के सर्च में दिख रहा है क्या? Pune.practice में दिख रहा है, एबीसी बैंक। गाइस आपका वेबसाइट क्रॉल हो चुका है। क्रॉल होके गूगल ने इसके फोटोज निकाल लिए हैं और ये फोटोज डेटा सेंटर में चले गए। डेटा सेंटर में जब वेबसाइट सेव होता है उसके बाद ही गूगल में दिखता है, मतलब गूगल में आपका पेज वेबसाइट दिख रहा है, इसका मतलब आपका वेबसाइट क्रॉल इंडेक्स हो चुका है। लेकिन जब आपने वेबसाइट बनाया था ना, आपने ये वेबसाइट 1 हफ्ते पहले बनाया, हमने करीब करीब 4-5 दिन पहले। वेबसाइट बनने के बाद इमीडिएटली आप चेक करोगे गूगल में जाके तो ये वेबसाइट दिखेगा नहीं, 4-5 दिन के बाद दिखता है जब गूगल इसको क्रॉल करता है। फिर बीच में के 4-5 दिन होता क्या है, जैसे मान लीजिए प्रणुति, ऐश्वर्या, निशा जी, स्नेहा, हर्षल सभी लोग बैठे हैं। आपका एक फ्लैट है या फिर आपका कोई शॉप है जो आपको रेंट पे देना है। तो जिसको रेंट पे दोगे आप लोग थोड़ा बहुत वेरिफिकेशन करते हो ना, बंदा कौन है, कहाँ से, उसका एक पैन कार्ड दीजिए ना, हम एक वेरीफाई करने के लिए वो मेरे यहाँ पे जो रह रहा है वो बंदा सही है ही नहीं।
वैसे ही गूगल सर्च भी अपने खुद के सर्च इंजन के डेटाबेस में जब डेटा सेंटर में कोई भी वेबसाइट को सेव करता है तो वो उस वेबसाइट के लिए एक चेक करता है, इस वेबसाइट में मालवेयर तो नहीं है, कोई टॉर्जन तो नहीं है, कोई मालवेयर नहीं है, कोई हार्मफुल सस्पिशियस कंटेंट तो नहीं है, कोई स्क्रिप्ट्स नहीं है जो पूरा का पूरा सिस्टम खराब कर सकती है। ये सारी चीजों को चेक करने के लिए 4 से 5 दिन गूगल इन वेबसाइट्स को क्रॉल ही नहीं करता सर, ऑब्जर्वेशन करता है। वो ऑब्जर्वेशन पीरियड को कहा जाता है गूगल सैंडबॉक्स इफेक्ट। तो नया वेबसाइट बनाओगे, वेबसाइट खुलेगा, आपका वेबसाइट सब ओपन हो जाएगा, लेकिन वो गूगल सर्च में इमीडिएटली नहीं दिखेगा, क्योंकि गूगल अपने सर्च इंजन में उसे इंडेक्स करने के पहले ये ऑब्जर्वेशन करता है कि ये वेबसाइट पे कोई हार्मफुल कंटेंट तो नहीं है। ये गूगल उसके साइड से करता है, आपको गूगल को फोन बिन करके कुछ बताना नहीं पड़ता है, ऐसा कुछ कोई रिक्वेस्ट फॉर्म नहीं होता है, कुछ नहीं होता है। गूगल उसके हिसाब से वो सारा का सारा चेक्स करने के बाद अपने आप आपकी वेबसाइट को इंडेक्स करना शुरू कर देगा। तो वो टाइम पीरियड जिसमें गूगल आपकी वेबसाइट को ऑब्जर्वेशन पीरियड में रखता है, दैट टाइम पीरियड इज कॉल्ड एज गूगल सैंडबॉक्स इफेक्ट। जरूरी नहीं होता कि ये किसी नए वेबसाइट पे ही आएगा। मान लीजिए आपका वेबसाइट अच्छा खासा चल रहा है और अचानक आपके वेबसाइट पे मालवेयर अटैक हुआ, कभी देखा है कभी कभी आपने गूगल के सर्च में कुछ कुछ वेबसाइट के नीचे क्लियरली वार्निंग आती है, दिस वेबसाइट में हार्म योर कंप्यूटर। हाँ, तो गूगल ऐसी वेबसाइट्स पे जब उसको दिखता है कि अचानक इस पे वायरस आ गया, तो गूगल पहले 1-2 बार ना वेबसाइट ओनर को दिखाता है कि आपकी एक गूगल का टूल है जो सीखोगे, जिसमें वेबसाइट ओनर को समझ में आता है कि हमारे वेबसाइट पे अटैक हो चुका है, और गूगल आपकी वेबसाइट गूगल सर्च में दिखा रहा है, लेकिन यूजर को भी पता था कि यार दिस वेबसाइट में हार्म योर कंप्यूटर, क्योंकि इसके ऊपर वायरस मिला है। तो गूगल 1-2 दिन ओनर को बता के रुकता है, अगर आपने उसका वायरस क्लियर किया तो ठीक है, वरना गूगल आपका वेबसाइट था गूगल में वो निकाल देता है जब तक आप लोग वो पूरा क्लियर करते नहीं हो। तो जरूरी होता नहीं है कि गूगल सैंडबॉक्स इफेक्ट हमेशा नए वेबसाइट पे ही होगा। आपका पुराना वेबसाइट है जो अच्छा खासा चल रहा था, लेकिन अचानक उस पर वायरस अटैक हो गया, तो गूगल यहाँ पे फेयर खेलता है, आपकी वेबसाइट को भी इमीडिएटली सर्च में से निकालता नहीं है, आपको 2 दिन का 3 दिन का टाइम देता है, और उस वेबसाइट के नीचे वार्निंग दिखना शुरू करता है, दिस वेबसाइट में हार्म योर कंप्यूटर। इन 2-3 दिन देने के बाद में भी गूगल ने देखा कि इस वेबसाइट को ओनर को इतना वेरीफाई कर, ओनर को इतना हमने नोटिफाई किया कि वायरस से, लेकिन अभी तक उसने कुछ किया नहीं, फिर हटा दो इस वेबसाइट को, आपका वेबसाइट गूगल में दिखना बंद हो जाता है, सारा ट्रैफिक आता है ना, पूरा खत्म हो गया। मेरे वेबसाइट के साथ ऐसा 2014 में हुआ था, 2014 में हमारे वेबसाइट पे मार्वलर अटैक हुआ था, और गूगल में हमारी वेबसाइट दिख रही थी, लेकिन नीचे दिख रहा था दिस वेबसाइट में हार्म योर कंप्यूटर, कोई क्लिक नहीं करता है, फिर लोग पूरा ट्रैफिक चला जाता है। उसके बाद में 2-3 दिन में हमने वेबसाइट पे जाके वो वायरस वायरस सब निकाल दिया हमारे डेवलपर्स ने, और फिर वेबसाइट पे हमने HTTPS लगाया, उसके बाद अभी तक तो कभी कोई अटैक हुआ नहीं। अटैक्स बहुत होते रहते हैं वेबसाइट पे, लेकिन ये माल HTTPS आपकी वेबसाइट को इन सारे अटैक से बचाता है, उसीलिए HTTPS का इंपॉर्टेंस बहुत होता है। तो ये गूगल सैंडबॉक्स इफेक्ट है। उसके बाद गूगल ऑटो कंप्लीट, वेरी सिंपल गाइस, गूगल के सर्च में जाके आप कुछ भी टाइप करते हो, जैसे मैं यहाँ पे टाइप कर रहा हूँ, हाँ हाँ, ट्रेस का ये टाइप किया, ट्रेस, और उसके बाद देखो आप लोगों को ये सारे वर्ड्स आ रहे हैं, मैंने यहाँ पे टाइप किया मशीन लर्निंग, और ये देखिए सजेशंस आ रहे हैं आप लोगों को, ये जो दिखाता है इससे कहा जाता है गूगल का ऑटो कंप्लीट। गूगल नॉर्मली यहाँ पे जिन टॉपिक्स को सबसे ज्यादा सर्च होता है वैसे कीवर्ड्स का लिस्ट आपको यहाँ पे दिखाता है, तो कीवर्ड एनालिसिस के लिए भी, या फिर ब्लॉग्स को ब्लॉग्स लिखने के लिए भी आइडिया दे सकते हो आप लोग, जैसे मैंने डिजिटल मार्केटिंग ए, तो दिखा रहे हैं मुझे डिजिटल मार्केटिंग एजेंसीज, हाँ ये दिखा रहा है पूरा ए से, हाँ मैंने बी टाइप कर दिया, हाँ बी के रिलेटेड क्या कंटेंट सबसे ज्यादा सर्च हो रहा है, सी, सी के रिलेटेड सबसे ज्यादा क्या सर्च हो रहा है, डी, डी के रिलेटेड, ई, एफ, जी, एच, आई, दिख रहा है क्या आप लोगों को? तो मुझे इधर से भी कंटेंट आइडियाज मिलते हैं कि लोग क्या सर्च करते हैं, जिसको सर्च ज्यादा है वही हम लोग बेचेंगे ना, सिंपल ना। आईफोन 15 और आईफोन 4S किसको डिमांड है? 15, तो लोग उस चीज को सर्च करें तो जो फ्लिपकार्ट अमेजोन ये लोग लेटेस्ट फोन ही बेचेंगे ना, आईफोन 4S कौन ले रहा भी नहीं ना। वैसे आप लोगों को भी कंटेंट मार्केटिंग स्ट्रैटेजी प्लान करते वक्त आपको आपके इंडस्ट्री में क्या ट्रेंड चल रहा है, अभी डिजिटल मार्केटिंग इंडस्ट्री में ट्रेंड कौन सा चल रहा है पता है सबसे ज्यादा? आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस डिजिटल मार्केटिंग में कैसा चेंज करेगा, ये ट्रेंड बहुत चल रहा है। तो मैं उसके रिलेटेड टॉपिक्स अगर मेरे वेबसाइट पे लिखता हूँ तो मेरे वेबसाइट पे ट्रैफिक आने का चांसेस बढ़ेगा, क्योंकि मैं इस टाइप का कंटेंट लिखता हूँ जिसको सर्च ज्यादा है, सर्च ज्यादा हो रहा है मतलब उस टॉपिक को डिमांड है, और उसके रिलेटेड आर्टिकल मेरे वेबसाइट पे होते हैं, और अगर वो रैंक करना शुरू होता है तो वो सर्च करने वाला सारा ऑडियंस मेरे पास आ जाएगा ना, यस नो। तो दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इन कंटेंट मार्केटिंग। एक मिनट गाइस मैं गोली खाता हूँ।
अब आगे बढ़ता है। गाइस, व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ बाउंस रेट इन एसईओ और ऑन अ वेबसाइट? बाउंस लोग कौन होते हैं? जैसे यहाँ पे निशा जी ने हमारे वेबसाइट को सर्च कर लिया, या उसने सर्च कर लिया, जैसे यहाँ पे उसने सर्च कर लिया बीना ट्रैवल्स कॉन्टैक्ट नंबर। बीना ट्रैवल्स कॉन्टैक्ट नंबर सर्च कर लिया उसने, उसको बीना ट्रैवल का नंबर चाहिए, मान लीजिए यहाँ पे नंबर नहीं आ रहा है एग्जाम्पल। उसने क्या किया, उसने बीना ट्रैवल्स की वेबसाइट की विजिट को किया, पेज को विजिट किया, यहां से उसने नंबर ले लिया, फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे नंबर था, नंबर ले लिया और उसने वेबसाइट को बंद कर दिया। क्या हुआ पता है इवेंट? निशा ने वीना वर्ल्ड के कॉन्टैक्टर्स के पेज को विजिट किया, उस पेज को विजिट किया और उसी पेज से उसने वेबसाइट को बंद कर दिया। मतलब उसके लिए लैंडिंग पेज कौन सा था? कॉन्टैक्टर्स। बिना किसी पेज के पे क्लिक किए, भले वो उस पेज पे 2 मिनट रुकी थी या 3 मिनट रुकी थी, टाइम से कुछ नहीं होता है, उसने उस पेज के अलावा किसी पेज पे क्लिक किया क्या? नहीं। जिस पेज पे उसने लैंड किया उसी पेज से उसने क्या किया? एग्जिट किया। ऐसा जो यूजर होता है जो एक पेज पे आता है और उसी पेज से चला जाता है, उसे कहा जाता है कौन? बाउंस। तो बाउंस रेट भी एसईओ में इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। मान लीजिए आपने एक आर्टिकल लिखा, मैंने एक आर्टिकल लिखा, इज कोडिंग नेसेसरी टू लर्न डिजिटल मार्केटिंग, और आगे जाके आप एक टूल सीखोगे जिसका नाम है गूगल एनालिटिक्स। अब गूगल एनालिटिक्स में आप लोगों को दिखाई देता है कि आपके वेबसाइट पे आने वाले विजिटर्स क्या देख रहे हैं, कौन से पेजेस देख रहे हैं, कितना टाइम स्पेंड कर रहे हैं, कितने पेजेस व्यू कर रहे हैं, कौन से डिवाइस से आ रहा है। ये सारी चीजें आप लोगों को गूगल एनालिटिक्स में दिखती है, जिससे आप लोग आपके यूजर का बिहेवियर देख के आगे का मार्केटिंग स्ट्रैटेजी प्लान कर सकते हो उस डेटा को लेकर। आपको दिख रहा है गूगल एनालिटिक्स में कि ये जो आर्टिकल है आपका, इस आर्टिकल को गूगल एनालिटिक्स में आपको दिख रहा है, ये आर्टिकल को पढ़ने के लिए विजिटर्स आ रहे हैं। विजिटर्स जो है वो आ रहे हैं आपकी वेबसाइट पे। इस आर्टिकल को पढ़ने के लिए विजिटर्स आ रहा है। विजिटर्स गूगल एनालिटिक्स पे आपको डेटा ऐसे दिख रहा है, ये जो आर्टिकल है इसको पढ़ने के लिए विजिटर्स आए थे, कितने कितने विजिटर आए थे 1 महीने में। 1 महीने का डेट मैंने पुल कर लिया फॉर एग्जाम्पल, और देखा क्या इस आर्टिकल को पढ़ने के लिए करीब करीब 650 लोगों ने इस आर्टिकल को पढ़ा है। एवरेज टाइम इस पेज पे कितना है? एवरेज टाइम लोगों ने हार्डली 0.35 सेकेंड्स बिताया है। और इस पेज का बाउंस रेट कितना है? बाउंस रेट इस पेज का 100% है। मतलब 100 मतलब जितने भी लोग आए थे उस पेज पे आए और उसी पेज से निकल के चले गए, उसीलिए बाउंस 100 हुआ। तो जब मैं ये डेटा देखता हूँ तो मुझे समझ में आ रहा है ये तो बहुत बेकार डेटा आ चुका है, क्योंकि लोग हार्डली हमारे इस आर्टिकल पढ़ने के लिए लोग आ रहे हैं, लेकिन लोग कितनी देर में आर्टिकल पढ़ के निकल जा रहे हैं? 35 सेकंड में चले जा रहे हैं। मतलब ये आर्टिकल उनका पर्पस मीट नहीं कर रहा है। मतलब वो जिस चीज को एक्सपेक्ट कर रहा है इस कंटेंट में, आर्टिकल इज अबाउट इज कोडिंग नेसेसरी, तो मैंने देखा डेटा, अरे बाप रे ये तो बेकार हो रहा है। तो मैंने फिर इस आर्टिकल को और अच्छी तरह से लिखा गाइस, पूरा आर्टिकल चेंज कर दिया, लिखना शुरू कर दिया। हाय गाइस, मैं आप लोगों को आज बताऊंगा कि कोडिंग का कितना इंपॉर्टेंस रोल प्ले करता है डिजिटल मार्केटिंग में, ऐसा वैसा। कोडिंग आपको जरूरत नहीं पड़ती, नॉर्मली कोडिंग का काम डेवलपर्स करता है, लेकिन अगर आप लोगों को बेसिक कोडिंग आता है तो आप लोगों को एसईओ इंडस्ट्री में बहुत सक्सेस गेन करने की चांसेस बढ़ जाएंगे। ये हो जाएगा, वो हो जाएगा। आप W3 स्कूल से बेसिक HTML वगैरह टैग सीख सकते हो। ऐसे मैंने प्रॉपर चेंज किया कंटेंट को, प्रॉपर सिंपल लैंग्वेज में लिखा। और उसके बाद में 1 महीने के बाद डेटा देखा, 1 महीने के बाद में डेटा ऐसा कुछ आ गया, डेटा आ चुका है। नेक्स्ट महीने में भी देखा तो विजिटर्स आ चुके थे 522, लेकिन एवरेज टाइम अभी आ चुका है 3 मिनट 55 सेकेंड, और बाउंस रेट जो है वो अभी भी 100% है। गाइस, अब मैंने एक प्रॉब्लम सॉल्व कर लिया है। कौन सा? कि बाबा यूजर पहले वेबसाइट पे 35 सेकंड में चला जा रहा था, अभी यूजर एवरेजली एक बंदा 4 मिनट रुक रहा है। मतलब अभी वो आर्टिकल पढ़ रहा है, लेकिन आर्टिकल पढ़ने के बाद में वो क्या कर रहा है? वेबसाइट को बंद कर रहा है। फिर बाउंस अभी भी हाई। फिर मैंने इस आर्टिकल में रेलेवेंट क्या करना शुरू किया? यस। और उसके 1 महीने के बाद डेटा देखा, यूजर्स आ चुके हैं मेरे वेबसाइट पे 588, और एवरेज टाइम था 3 मिनट्स 29 सेकेंड्स, और यहाँ पे बाउंस रेट हो चुका था 65%। नाउ गाइस, आई हैव अचीव द सक्सेस बाबा। कि पहले बहुत ही बेकार हालत थी, बाउंस तो हो ही रहे थे लोग, लेकिन लोग आर्टिकल भी नहीं पढ़ रहे। आर्टिकल को चेंज किया, आर्टिकल को चेंज करने के बाद देखा कि अरे एवरेज टाइम बढ़ गया है, मतलब लोग अभी आर्टिकल पढ़ रहे हैं, इन बाउंस को कम करना पड़ेगा।
तो बाउंस को कम करने के लिए मैंने रेलेवेंट इंटरनल लिंक्स करना शुरू कर दिया, एक आर्टिकल से दूसरे आर्टिकल, दूसरे आर्टिकल में से तीसरे आर्टिकल। तो वहां पे 35% बाउंस कम होके हमारा बाउंस 65% पे आ गया। मतलब 100 में से 65 लोग एक सिंगल पेज को देख के ही चले गए। एटलीस्ट 35% तो बाउंस कम किया। दिस कैन बी अ एसईओ सक्सेस, कि वह हाँ ये मेरा सक्सेस स्टोरी है। हमारे आर्टिकल में बाउंस बहुत हाई था और एवरेज टाइम लोग बहुत कम स्पेंड करते थे। मैंने आर्टिकल को पूरा चेंज किया, रिवैम्प किया, पूरा आर्टिकल बहुत सिंपल कंटेंट में वर्ड्स में लिखा, और उसके 1 महीने के बाद देखने के बाद हमारा एवरेज टाइम 35 सेकंड में से 3.5 मिनट पे पहुंच गया था, जो सक्सेस था। लेकिन बाउंस रेट कम था, तो फिर हमने उसके लिए रेलेवेंट इंटरनल लिंकिंग का पूरा स्ट्रैटेजी प्लान किया, और आज जाके अगर आप देखोगे तो हमारे वेबसाइट का बाउंस रेट भी कम हो चुका है और एवरेज टाइम भी अच्छा है। तो दिस कैन बी अ सक्सेस स्टोरी व्हिच यू कैन टेल इन योर इंटरव्यूज। ऐसे पूछा जाता है कुछ कुछ इंटरव्यूज में कि आपने आपकी कंपनी के लिए एसईओ में क्या ऐसा सक्सेस स्टोरी बता सकते हो। तो जब आप रियल में काम करते हो तो इस तरीके की चीजें आप लोग बता सकते हो। तो बाउंस समझ में आ रहा है आपको क्या होता है? बाउंस का मतलब जो बंदा आपके वेबसाइट पे आके जिस पेज पे पहुंचता है उसी पेज पे से बिना किसी पेज को क्लिक किए चला जाता है, दैट इज कॉल्ड एज बाउंस रेट। तो बाउंस को कम करने के लिए सबसे अच्छा तरीका होता है रेलेवेंट इंटरनल लिंकिंग, प्लस जो कंटेंट के लिए वो पढ़ने आ रहा है उसी कंटेंट के रिलेटेड चीजें रखो। बहुत ज्यादा एड्स दिखाओगे, बहुत ज्यादा पेज का लोडिंग टाइम स्लो है, फॉन्ट समझ में नहीं आ रहा है, बहुत टेक्निकल लैंग्वेज में लिखा है, ये भी चीजें आपका बाउंस रेट बढ़ा सकती है। तो ये इंपॉर्टेंट होता है, आप लोग समझ लो कि आपने आर्टिकल लिखा इज कोडिंग नेसेसरी टू लर्न डिजिटल मार्केटिंग, तो आपका इंटेंशन क्या है? आप लोगों को ऐसे लोगों को टारगेट करना है, ऐसे लोगों को आप टारगेट कर रहे हो जो लोग जानना चाहते हैं कि डिजिटल मार्केटिंग सीखने के लिए कोडिंग की नॉलेज जरूरत है क्या। यार फिर उस बंदे करो ना, मत बनाई। उस उस बंदे को आप लोगों को आर्टिकल उसी तरीके से लिखना है। द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज यू हैव टू स्टिक टू द टॉपिक। बाहर आर्टिकल का टाइटल कुछ अलग लिखा है और अंदर कंटेंट कुछ अलग है, ये करोगे तो यूजर का बाउंस रेट बढ़ेगा, एवरेज टाइम भी आपका कम हो जाएगा, और इतना आर्टिकल लिखा है अपने मेहनत से, उसका कुछ भी पर्पस मीट नहीं होगा, वेस्ट। आर्टिकल पार्ट में डिवाइड कर सकते हो, मतलब पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3। ऐसे क्यों कर रहे हो? एक ही आर्टिकल, अगर एक टॉपिक है इस कोडिंग नेसेसरी, तो उस आर्टिकल को आपने अभी लिखा, वही एक टॉपिक बोलने वाला मैं अभी। कंटेंट फ्रेशनेस क्या होता है? मैंने ये आर्टिकल इस कोडिंग नेसेसरी टू लर्न डिजिटल मार्केटिंग, हाँ, टू लर्न डिजिटल मार्केटिंग इन 2023 लिखा था। अब चल रहा क्या है 2024। अब इसी आर्टिकल में मैंने जैसे यहाँ पे निरंजन बोल रहा है मैं आर्टिकल पार्ट 2 में कर सकता हूँ, आपने ऑलरेडी एक आर्टिकल लिखा है, इसमें कुछ नई चीज आ गई, तो आप लोग पहली चीज तो आर्टिकल का टाइटल चेंज कर लो, 24 कर लो, और उसी आर्टिकल में 2-4 पॉइंट्स ऐड कर सकते हो ना। कभी भी आप जाके आर्टिकल को एडिट कर सकते हो। जैसे यहाँ पे आपके वेबसाइट पे आता हूँ। वेबसाइट पे आ गया मैं। आपको आपका ब्लॉग करना है अपडेट। जैसे यहाँ पे द बेनिफिट्स ऑफ गोल्ड लोन्स इन 2024, ये आर्टिकल में आपको 1-2 पॉइंट्स और मिल गया, इसको एडिट कर सकते हो। एडिट किया मैंने, और यहाँ पे आपने जो भी कंटेंट लिखा होगा उसी कंटेंट में मैं 2-4 पॉइंट्स जो लेटेस्ट है वो भी ऐड कर सकता हूँ। इसके लिए दूसरा आर्टिकल क्यों लिख रहे हो? हाँ, वीडियो के केस में यस, आप लोग वीडियो एक ही बार रिकॉर्ड करते हो, उसको बार बार एडिट करना डिफिकल्ट जा सकता है। वीडियो को पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3 में कर सकते हो, लेकिन पेज को आप पार्ट 1, पार्ट 2 में क्यों कर रहे हो? आप उसी पेज पे उसका कुछ आपको एडिशनल इंफॉर्मेशन मिलता है, उसी पेज को एडिट कर सकते हो। और यहाँ पे आपका जो ये है देखो, विजिबिलिटी पब्लिक है, स्टेटस ड्राफ्ट में है, अच्छा ड्राफ्ट में रखा है, ठीक है, इसको कैंसिल करते, कोई दूसरा आर्टिकल देखते हैं आपका। ये वाला देखते हैं, हाँ, इसको एडिट कर लिया। होम लोन एलिजिबिलिटी एक्सप्लेन इन 2023 था पहले आपका, 23 था, इसको आगे कर सकता हूँ 24। इसमें मुझे लगता है नहीं, हाँ चलो, यहाँ पे ये 2 पॉइंट से तीसरा पॉइंट और एक ऐड करना है, एंटर करके तीसरा पॉइंट ऐड कर सकता हूँ, और इसी आर्टिकल को जाके यहाँ पे बोल सकता हूँ क्या, अपडेट। यही पे हम लोग पब्लिश डेट दिख रहा है आपको, पब्लिश 29 मार्च को था ना, मैं इसका डेट चेंज कर सकता हूँ, अप्रैल 4 करना है मुझे। और यहाँ पे ओके कर देना है। अप्रैल का तारीख कौन से, आज क्या तारीख है, 1 ना, 1 तारीख को आर्टिकल अपडेट हो गया है, आ गया। और ये देखो यहाँ पे शेड्यूल भी करने के लिए बोल रहा है आप लोगों को, अब शाम को 6 बजे बोल रहा है ये, ओके। तो ये आर्टिकल का पब्लिश डेट चेंज होके 1 अप्रैल हो जाएगा। समझ में आ रहा है क्या आपको? गूगल में सर्च करने के बाद वो जो डेट्स रहते हैं वो ऑटोमेटिक चेंज हो जाते हैं। हाँ, अभी गूगल में सर्च करने के बाद आप लोगों का आर्टिकल का जो लेटेस्ट पब्लिश डेट होगा ना, गूगल वो उठाना शुरू कर देगा। तो इस तरीके से आप लोग आपके पुराने आर्टिकल्स को अपडेट करते रहिए, इंस्टेड ऑफ क्रिएटिंग सेकंड आर्टिकल, थर्ड आर्टिकल, फोर्थ आर्टिकल। ये प्रैक्टिस गलत है।
उसी आर्टिकल को आप लोग हमेशा एडिट कर सकते हो। अब हर एक साइट, अभी जैसे आप लोग यहाँ पे सर्च करते हो बेस्ट प्लेसेस टू विजिट इन कश्मीर, ये आर्टिकल को ये कीवर्ड को सर्च करता हूं मैं, और यहाँ पे मेक माई ट्रिप आता है। मेक माई ट्रिप का दिख रहा है क्या? कब कब का दिख रहा है? 3 फरवरी। ये आर्टिकल 3 फरवरी 2023 का आर्टिकल डाला है उन्होंने। आपको क्या लगता है इन्होंने 3 फरवरी 2023 को नहीं डाला है? लास्ट अपडेट 3 फरवरी को हो चुका है, समझा क्या? हो सकता है इन्होंने आर्टिकल 2020 में डाला है। अभी जैसे हमने कैसे यहाँ पे जाके डेट चेंज किया, वैसे वो लोग भी अपने डेट को चेंज करते हैं। आर्टिकल पूरा नहीं है लेकिन डेट अपडेट करते रहता है। मान लीजिए कश्मीर में अभी तक 5 प्लेसेस है घूमने के लिए, लेकिन आर्टिकल 370 के बाद ना और 2-3 जगह एक्सप्लोर कर चुकी है, तो वो लोग क्या उसके लिए पार्ट 2 बेस्ट प्लेसेस टू विजिट इन कश्मीर पार्ट 2 ये नहीं करेंगे। क्योंकि एक चीज बहुत अच्छी यहाँ पे टॉपिक निकला है निरंजन जी आपने जो निकाला है, ये है आपका पहला आर्टिकल, पार्ट 1 कर दिया आपने। दूसरा आर्टिकल बना दिया आपने पार्ट 2, बराबर है क्या? अब दोनों आर्टिकल में कीवर्ड कौन सा है? मतलब आप लोगों का वेबसाइट आपके साथ ही झगड़ा कर रहा है क्या रैंकिंग के लिए? मतलब गूगल को समझ में नहीं आएगा कि ये पेज रैंक करूं, किसी ने सर्च किया ये पेज रैंक करूं, मतलब आपका पेज ही आपके साथ कंपटीशन बन रहा है। इसीलिए कभी ऐसा पार्ट 1 पार्ट 2 मत कीजिए, एक ही पेज रखिए हमेशा, और उसी पेज को हमेशा अपडेट करते रहिए, एडिट करते रहिए। समझ में आ रहा है? हाँ क्या? गाइस देखिए यहाँ पे सारंग जी बोल रहे हैं ये आर्टिकल आपने पार्ट 1 डाल दिया, आपने मेक माई ट्रिप पे ही पार्ट 2 डाल दिया। दोनों आर्टिकल्स कौन सी वेबसाइट पे है? मेक माई ट्रिप। लेकिन जब गूगल सर्च में किसी ने सर्च कर लिया प्लेसेस टू विजिट इन कश्मीर, और गूगल आपके दो पेजेस, ये दो पेजेस के दो टाइटल रहेंगे, बराबर कि नहीं? इसको एक पेज टाइटल होगा, इसको एक पेज टाइटल होगा, बराबर है? तो यहाँ पे आप लोगों को पेज टाइटल्स, एक मिनट, हाँ एक मिनट गैस, चलो। अब यहाँ पे मेक माई ट्रिप पे ये एक आर्टिकल अलग हो गया, ये एक आर्टिकल अलग हो गया। दोनों आर्टिकल्स अलग होने के बाद आप गलती क्या कर रहे हो, आपके ही वेबसाइट पे दो पेजेस में सेम टाइटल लिख रहे हो। तो यहाँ पे सर्च इंजिन इसमें से कोई एक ही पेज उठाएंगे, दोनों पेजेस रैंकिंग में दिखाएंगे नहीं। इसको कीवर्ड कैनिबलाइजेशन का इशू कहा जाता है। कौन सा? कीवर्ड कैनिबलाइजेशन। कीवर्ड कैनिबलाइजेशन का मतलब होता है कि आप लोग आपकी ही वेबसाइट पे एक कीवर्ड के लिए दो दो पेजेस क्रिएट कर रहे हो। ये गलती कभी नहीं होनी चाहिए। आपके वेबसाइट पे हमेशा जो कीवर्ड को टारगेट करो उसके लिए एक ही पेज होना चाहिए। आप उसी टॉपिक के लिए, जैसे सैलरीज एंड डिजिटल मार्केटिंग, मैंने ये टॉपिक पे आर्टिकल लिख दिया अभी, मैं उसके कीवर्ड को लेके 10 आर्टिकल नहीं लिखूंगा। मैं सैलरीज के बारे में अगर बात करनी है तो उसी आर्टिकल को अपडेट करते रहूंगा। लेकिन सैलरीज इन डिजिटल मार्केटिंग के 4 आर्टिकल लिख दूंगा तो मेरी गलती क्या हो रही है? चारों आर्टिकल में कीवर्ड सेम ही रखा है, सैलरीज इन डिजिटल मार्केटिंग, सैलरीज इन डिजिटल मार्केटिंग, सैलरीज इन डिजिटल मार्केटिंग। तो ये यहाँ पे आपकी 4 पेजेस क्रिएट करके गूगल कोई भी रैंक नहीं करेगा। ये ऐसे इश्यू को कहा जाता है कीवर्ड कैनिबलाइजेशन इश्यू। तो ये आप लोगों को ध्यान में यहाँ पे रखना है। हेलो एंड सर आर्टिकल मतलब जैसे मंथली कितने बार करने चाहिए या फिर साल में गाइस हाँ, ये भी एक, और मैं रिकॉर्डिंग भी करने वाला हूं, मैं वीडियोस बना रहा हूं खुद की अभी। हाउ मेनी आर्टिकल्स कैन है शुड आई पब्लिश इन अ मंथ? हाँ, शुड आई पब्लिश, अभी आज मैं तीनों टॉपिक्स पे ना वीडियोस बना के रिकॉर्ड करके अपलोड कर दूंगा यूट्यूब पे। पब्लिश पब्लिश PUBLISH इन अ मंथ। गाइस देखो ये कंप्लीटली डिपेंड करता है आपके कंपटीशन पे। मान लीजिए कि आपका जो कॉम्पिटिटर है जो आपके जैसे ही प्रोडक्ट बेच रहा है, जैसे मैं यहाँ पे चाहता हूँ डिजिटल मार्केटिंग, अभी देखिए यहाँ पे अगर आप लोग रैंकिंग चेक करते हो, मैं यहाँ पे इनकॉग्निटो, हमेशा इनकॉग्निटो विंडो में रैंकिंग देखना है। मैं डिजिटल मार्केटिंग कोर्सेज इन मुंबई इस कीवर्ड के लिए रैंकिंग चेक करना चाहता हूँ। इस कीवर्ड के लिए यहाँ पे एड चल रहा है, एलिवेटिस का भी एड, डिजिफाइन एड, स्पॉन अपग्रेड एड, चारों एड चल रही है। स्क्रॉल करने के बाद में ये लोकल लिस्टिंग हो, यहाँ पे हम लोग फर्स्ट पे नहीं है, यहाँ पे सेकंड पे नहीं है, थर्ड पे नहीं है, वी आर नॉट ऑन फोर्थ फिफ्थ सिक्स्थ सेवेंथ, वी आर ऑन 8th पोजीशन। दिख रहा है मुंबई में हम लोग 8वें पोजीशन पे है। तो मुझे ये जो रैंकिंग है, ये रैंकिंग टॉप में लाने के लिए तो ऑन पेज ऐसी में और भी चीजें हैं जो आपको सिखानी है, ऑफ पेज ऐसी भी सिखाना है। लेकिन मैं आर्टिकल्स कितने अपडेट कर सकता हूँ? गाइस देखिए आर्टिकल्स आप लोग हर हफ्ते नॉर्मली
2 आर्टिकल्स पब्लिश कर सकते हो अगर आप लोगों के पास आपके इंडस्ट्री में उतना कंटेंट लिखने के लिए है। नॉर्मली कोई वेबसाइट अभी जैसे यहाँ पे मैं देख रहा हूँ कि मुझे अभी देखो यहाँ पे आपको कितने आर्टिकल्स पब्लिश करना ना, इसमें बहुत सारी चीजें इन्वॉल्व हो सकती है। जैसे आपको कौन से सिटी के लिए रैंकिंग लाना है, आप लोगों को कितने बड़े लेवल पे ज्योग्राफिक लेवल पे टारगेटिंग करना है। तो जैसे यहाँ पे अगर मेरा कंपटीशन सिर्फ पुणे सिटी के लिए, मैं पुणे सिटी के लिए रैंक करना चाहता हूँ और पुणे सिटी में डिजिटल मार्केटिंग के लिए कितने इंस्टीट्यूट है, 10 इंस्टीट्यूट है, 10 इंस्टीट्यूट है, तो 10 इंस्टीट्यूट यहाँ पे एसईओ कर रहे हैं। फिर मैं इन लोगों का स्ट्रैटेजी जाके चल सकता हूँ, इन लोगों के ब्लॉग्स जो है वो कितने फ्रीक्वेंटली अपडेट होता है। हम लोग हर एक वेबसाइट का ब्लॉग जाके देख सकते हैं ना, वो तो बंद नहीं रहता ना, लॉग नहीं होता ना, हम लोग जाके चेक कर सकते हैं ना। तो मैं पूरा लेवल पे देख रहा हूँ जो इंस्टीट्यूट्स डिजिटल मार्केटिंग कोर्सेज इन पुणे के लिए टॉप में आ रहे हैं वो मेरे कॉम्पिटिटर्स है। बराबर ना। अब किसी ने सर्च कर लिया गूगल पे डिजिटल मार्केटिंग कोर्सेज इन पुणे और इस कीवर्ड के लिए ऐश्वर्या.com आ रही है टॉप में, इस कीवर्ड के लिए nisha.com आ रही है, हाँ sarang.com आ रहा है, स्कूल ऑफ डिजिटल मार्केटिंग.com आ रहा है, हाँ यहाँ पे निरंजन.com आ रहा है। मतलब ये सभी वेबसाइट जब गूगल के टॉप में आ रही है मतलब ये लोग भी क्लासेस चलाते हैं और वो भी चाह रहे हैं कि इस कीवर्ड के लिए टॉप में आए। तो मैं ऐश्वर्या.com की वेबसाइट को विजिट करूंगा, उनके ब्लॉग सेक्शन को देखूंगा कि उन्होंने कंटेंट कितना ऐड किया है, उनके पेज के टाइटल्स क्या है, उन्होंने कीवर्ड कहाँ कहाँ पे यूज किया है, ब्लॉग सेक्शन में वो कौन से टॉपिक पे बात कर रहा है, उनका आर्टिकल लिखने का फ्रीक्वेंसी कितना है। ये सारी चीजें मैं स्टडी कर सकता हूँ और मैं मेरे कॉम्पिटिटर्स जिस हिसाब से, जैसे मैंने देखा ऐश्वर्या हफ्ते में 1 आर्टिकल पब्लिश करी, निशा 1 आर्टिकल पब्लिश करी, सारंग 1 करा है, निरंजन आर्टिकल 2 पब्लिश करा है। तो मैं दो सबके कॉम्पिटिशन में आगे रहने के लिए 3 आर्टिकल्स पब्लिश कर सकता हूँ हर हफ्ते या 2 आर्टिकल्स हर हफ्ते पब्लिश कर सकता हूँ, जिससे मैं मेरा वेबसाइट का कंटेंट सबसे ज्यादा अपडेटेड दिखेगा। लेकिन इससे इमीडिएटली आपका रैंकिंग बढ़ेगा इसका कोई भी गारंटी नहीं होता है। मान लीजिए आप जो आर्टिकल्स लिख रहे हो, इस हफ्ते में लिखा आपने इस कोडिंग नेसेसरी टू लर्न डिजिटल मार्केटिंग, ये आर्टिकल लिख दिया आपने, आपने रिसर्च किया लोग कौन से टॉपिक पे सर्च कर रहे हैं, इस कोडिंग नेसेसरी टू लर्न डिजिटल मार्केटिंग इस पे लिख दिया। उसके बाद में आपने देखा कि अरे बहुत से लोग ना डिजिटल मार्केटिंग सैलरीज देखते हैं, आपने उसके ऊपर भी आर्टिकल लिख दिया। अब उसके बाद में आपने देखा कि अरे डिजिटल एआई इन डिजिटल मार्केटिंग, इस पे भी लोग बहुत सर्च कर रहे हैं, लोग सर्च कर रहे हैं, हाँ एआई टॉप एआई टूल्स इन डिजिटल मार्केटिंग, आपने इसके ऊपर भी आर्टिकल लिख दिया। आपके कॉम्पिटिटर्स है ना, जैसे आपका कॉम्पिटिटर कौन है, आपका कॉम्पिटिटर यहाँ पे निरंजन है, आपका कॉम्पिटिटर यहाँ पे सारंग है। अब सारंग है, सारंग का है खुद का इंस्टीट्यूट, लेकिन सारंग को आइडिया ही नहीं है कि ब्लॉग में किस टाइप का कंटेंट लिखा जाता है, वो कुछ भी आर्टिकल डाल रहा है, व्हाट इज एसईओ, हाँ वो लिख रहा है व्हाट इज बाउंस रेट, हाँ ऐसे टॉपिक लिख रहा है। अब उसका वेबसाइट व्हाट इज बाउंस रेट के लिए टॉप में आ रहा है, उसका वेबसाइट मान लीजिए हाउ टू क्रिएट, हाँ हाउ टू क्रिएट पेज टाइटल। अब हो सकता है सारंग जो टॉपिक्स डाल रहा है वो टॉपिक के लिए उसका वेबसाइट गूगल में रैंक होना शुरू हो गया, उसको ये सारे टॉपिक सर्च करने वाले व्हाट इज एसईओ सर्च करने वाला बंदा जानना चाहता है एसईओ क्या है, वैसा बंदा उसके पास आ गया। हाउ टू क्रिएट पेज टाइटल्स, अभी जिसको पेज टाइटल कैसे क्रिएट करना है इतना पता है, मतलब उसको एसईओ का ऑलरेडी नॉलेज है। मतलब वो क्लास दी देख रहा है, वो सिर्फ पेज का टाइटल कैसे क्रिएट करना देख रहा है, तो इस टाइप का ऑडियंस उसके पास आ रहा है। लेकिन इस कोडिंग नेसेसरी टू लर्न डिजिटल मार्केटिंग सैलरीज, हाँ डिजिटल मार्केटिंग सैलरीज, ये सब आर्टिकल पढ़ने वाले वो लोग हैं जो अपना करियर प्लान कर रहा है और वैसा ऑडियंस सब स्कूल ऑफ मार्केटिंग खींच रहा है और वो अपने आर्टिकल के थ्रू उनको सब बता के डेमो है हमारा ये है, वहां से स्टूडेंट्स लीड जनरेट कर रहा है। लेकिन सारंग की गलती क्या हुई, उसको ये आइडेंटिफाई करने ही नहीं समझ में आया कि उसका स्टूडेंट बेस जो है वो इस क्लास को लगाने के पहले क्या सर्च कर सकता है, तो उसका पूरा ब्लॉग कंटेंट मार्केटिंग स्ट्रैटेजी रॉन्ग हो गया। हाँ लेकिन यहाँ पे दूसरा जो बंदा है उसने प्रॉपर रिसर्च किया कि अरे टॉप एआई टूल्स वगैरह ये सब चीजें अभी लोग बहुत सर्च कर सकते हैं, मैं इस पे बात करूंगा, आप लोगों को बताऊंगा कि हम लोग हमारे कोर्स में एआई टूल्स सिखाता है तो आपको वो भी बेनिफिट होगा, तो वो सारा ऑडियंस मुझे मिलके मैं उनको कन्वर्ट कर सकता हूँ। लेकिन यहाँ पे हो सकता है इसका कंटेंट मार्केटिंग स्ट्रैटेजी गलत हो गया, तो यहाँ पे मैंने हफ्ते को 2 आर्टिकल लिखे, उसने भी 2 ही लिखे, इससे एसईओ में बहुत बूस्ट नहीं होगा लेकिन आपको ट्रैफिक बहुत ज्यादा मिल सकता है अगर आपका कंटेंट रैंक होना शुरू हो गया। मेरी वेबसाइट यहाँ पे एसईओ के जितना मान लीजिए डिजिटल मार्केटिंग क्लासेस लगाने के पहले लोगों के फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चंस 10 है, 10 में से 9 क्वेश्चंस के आंसर्स के लिए मेरा वेबसाइट रैंक हो रहा है और 10 में से
2 क्वेश्चंस के लिए मेरा कॉम्पिटिटर रैंक कर रहा है, मतलब सारा ट्रैफिक जो है वो हमारे पास आ रहा है, यस नो, क्योंकि हमने उस टाइप का कंटेंट लिख के रैंक करके रखा है। लेकिन हमारा कॉम्पिटिटर 2 ही टॉपिक्स के लिए टॉप में आ रहा है, तो उसके पास लोग आ रहे हैं, लेकिन 10 में से 2 लोग उसके पास जा रहे हैं, 10 में से 9 लोग मेरे पास आ रहा है। तो इस तरीके का कंटेंट मार्केटिंग आपको प्लान करना होगा। केवल लोग हमारे प्रोडक्ट को बाय करने के वक्त या बाय करने के पहले क्या सर्च करता है, वैसे टॉपिक्स को लेके आप लोग कंटेंट ऐड कीजिए। उसके अलावा जैसे डिजिटल मार्केटिंग में कुछ नया आ गया, तो वो भी अपडेट्स मैं ऐड करते रहूंगा मेरे वेबसाइट पे। जैसे मान लीजिए गूगल ने अपने एल्गोरिदम्स में कुछ चेंजेस किए, तो वो नया अपडेट क्या था, ऐसे अपडेट्स भी मैं डालते रहूंगा। हमारे स्टूडेंट फ्रीक्वेंटली आज क्वेश्चंस क्या पूछते हैं, उसके ऊपर भी आर्टिकल लिखूंगा। मान लीजिए एआई का कोई नया टूल आ गया या फिर चैट जीपीटी में कुछ चेंजेस हो गए, ऐसा भी कंटेंट मैं हमारे वेबसाइट पे अपडेट करते रहूंगा। तो इस तरीके से आप लोग प्लान कर सकते हो। तो कितने आर्टिकल्स हर महीने डालने, ऐसा कोई रूल नहीं है। आप लोग रिसर्च कीजिए, भले आप हर महीने आपकी वेबसाइट पे 2 ही आर्टिकल्स डाल रहे हो और आपका कॉम्पिटिटर 5 डाल रहा है, लेकिन सारे आउटडेटेड आर्टिकल्स डाल रहा है टॉपिक्स, और आप 2 ही डाल रहे हो, मैंने को अच्छा रिसर्च करे, लेकिन वो ऐसे डाल रहे हो कि जिसमें बहुत लेटेस्ट ट्रेंड वाले हैं, तो आपकी वेबसाइट को ट्रैफिक ज्यादा बढ़ जाएगा उसके कंपैरिजन में, क्योंकि उसने 5 आर्टिकल्स लिखे हैं लेकिन सर्च करने वाले लोग कम। आपने 2 ही आर्टिकल्स लिखे हैं लेकिन सर्च वॉल्यूम ज्यादा है। तो वो भी स्ट्रैटेजी आप अप्लाई कर सकते हो, और इसके लिए आपका कीवर्ड रिसर्च बहुत स्ट्रांग होना चाहिए। आपको ट्रेंड्स, और एक वेबसाइट है गूगल ट्रेंड्स करके, कौन सा, गूगल ट्रेंड्स, जिसपे आप लोगों को भी समझ में आता है कि क्या ट्रेंड चल रहा है। वो वेबसाइट थोड़ा अजीब है, गूगल ट्रेंड्स, ये वेबसाइट है गाइस फ्रॉम द ऑनलाइन बैच। सब शांत है, ऐश्वर्या, हर्षल, निशा, प्रणति, रिद्धि, सादिया, श्रेयस, समझ में आ रहा है क्या बोल रहा हूँ, हाँ ना? यस सर। ये देखो ट्रेंड सर्चेस, ये ट्रेंड सर्चेस देखोगे तो आप लोगों को ये पहले तो वेबसाइट कैसे यूज करना है, इसके फिल्टर्स कैसे लगाने, ये देखना होगा। एमएस धोनी इंडिया में सबसे ज्यादा सर्च हो रहा है, क्योंकि अभी आईपीएल मैचेस चल रही है ना, तो जिसके वजह से देख सकते हो आप लोग ये डेली सर्चेस, ये रियल टाइम सर्च, मतलब क्या अभी रियल टाइम में क्या सर्च हो रहा है, कौन से कंट्री में क्या सर्च है। मैंने यहाँ, मुझे ऑस्ट्रेलिया में देखना है क्या सर्च चल रहा है। ये देखिए लिवरपूल वर्सेस बच्चन करके कुछ मैचेस चल रही है, अप्रैल फुल डे का कुछ चल रहा है, अभी अप्रैल फुल है ना, 1 अप्रैल है ना आज, आज ही अप्रैल फुल। देखो दिख रहा है क्या ट्रेंड। अब रियल मैड्रिड के बारे में कुछ चल रहा है, यहाँ पे स्पैन्स किंग चार्ल्स के बारे में कुछ बात हो रही है। यहाँ पे अगर आके देखता हूँ ब्राजील में क्या ट्रेंड चल रहा है, ब्राजील में ट्रेंड चल रहा है पाल्मेरियास, ये फ्लेक्स पास्को, फुटबागो, ये किस भाषा नहीं समझ में आ दूसरा लेते हैं। जैसे यहाँ पे जर्मनी में नहीं, फ्रांस में नहीं, जापान में क्या चल रहा है देखते हैं। जापान में आया बाबा कुछ भी नहीं समझ में आ रहा है। आगे बढ़ो। इंडिया, इंडिया, इजराइल, इटली, केन्या, मलेशिया, तो ये सारे कंट्री वाइज आप लोगों को दिखेगा। सिंगापुर में क्या चल रहा है, यहाँ पे यूनाइटेड स्टेट्स में देखते हैं क्या ट्रेंड चल रहा है। राशि राइस, ये कौन है, उसके बारे में चल रहा है बात। क्लिक कर दिया राशि राइस पे, तो 2 लाख प्लस सर्चेस हो रहे हैं यहाँ पे, और ये देखिए आप लोगों को उसके रिलेटेड टॉपिक्स दिखा रहा है। तो देखो अब ये टॉपिक जरूरी है, अभी ये इसके बारे में सर्च हो रहा है, इसलिए मैं इसके ऊपर टॉपिक लिखूंगी मेरे वेबसाइट पे, डिजिटल मार्केटिंग के साइट पे नहीं। आपको आपके इंडस्ट्री में क्या चल रहा है वो देख सकते हो। जैसे मैंने यहाँ पे डाल दिया डिजिटल मार्केटिंग और एंटर कर दिया सर्च टर्म। अब यूनाइटेड स्टेट्स में क्या चल रहा है, इंडिया में क्या चल रहा है देख सकता है। अब ये क्या है उसका नाम, इंडिया डिजिटल मार्केटिंग सर्च टर्म्स के साथ इंटरेस्ट ओवर टाइम। ये देखिए आप लोगों को यहाँ पे रिलेटेड क्वेरीज दिखाई दे रही है। यहाँ पे चेक कर सकते हो, एआई इन डिजिटल मार्केटिंग, homekick.com डिजिटल मार्केटिंग, फंडामेंटल्स ऑफ डिजिटल मार्केटिंग बाय गूगल, डिजिटल मार्केटिंग स्ट्रैटेजीज इन कन्नूर। मैंने इसको डाउनलोड कर दिया, क्लिक कर दिया, ये डाउनलोड हो गया। आप लोग देख सकते हो, उसको क्लिक कर लिया। क्लिक करने के बाद यहाँ पे एक एक्सेल शीट में आप लोगों को कौन से कीवर्ड्स को, कौन से टर्म्स को सबसे ज्यादा सर्च किया जा रहा है, ये यहाँ पे आप लोगों को दिखाई दे रहा है। यानी सीधा टॉपिक्स हो गया, तो यहाँ से भी आप लोगों को टॉपिक्स मिल सकता है। गूगल ट्रेंड्स है, उसके बाद गूगल कीवर्ड प्लानर टूल है, वर्ड स्ट्रीम है, गूगल का खुद का सर्च है, उसमें जब भी टाइप करोगे ना तो ऑटो कंप्लीट के थ्रू भी आपको सजेशन मिलेंगे। आप लोग आपके कॉम्पिटिटर्स के ब्लॉग्स को देख सकते हो, जैसे मैं अपग्रेड के ब्लॉग को चेक कर सकते हो। अपग्रेड ब्लॉग एंटर कर दिया, अपग्रेड ब्लॉग,
अपग्रेड के ब्लॉग पे क्लिक किया, ये देखिए upgrade.com/blog आ रहा है, यस नो, क्लिक कर लिया। अब यहाँ पे अगर मैं स्क्रॉल कर लेता हूँ तो देखिए मुझे एक आइडिया आ गया, अरे ब्लॉग पे आने के बाद में शेड्यूल 1 फ्री काउंसलिंग, टॉक टू करियर एक्सपर्ट, दिख रहा है क्या कॉल टू एक्शन, ऐसे अपनी वेबसाइट पे भी डालने का क्या आ गया ना, एक आइडिया मिल रहा है क्या। तो ऐसे कॉम्पिटिटर्स की वेबसाइट को देखते देखते बहुत आइडियाज आ जाती है। इसको क्लोज का ऑप्शन दिख रहा है। अब इनके ट्रेंडिंग पोस्ट, अब यहाँ पे ये अलग अलग आर्टिकल्स, 19 फेब को ये आर्टिकल ऐड किया, 10 बेस्ट जॉब ओरिएंटेड शॉर्ट टर्म कोर्सेज व्हिच आर इन डिमांड। इस आर्टिकल को कितने लोगों ने पढ़ा है देख सकते हैं, देखिए इस आर्टिकल को मैंने ओपन कर लिया गाइस। आर्टिकल ओपन करने के बाद ये उनका पेज देख सकता हूं मैं, ये उनका ऑथर बॉक्स है, लेटेस्ट अपडेट। तो इस ऐसे ब्लॉग का ऐसे ब्लॉग दिखना चाहिए, ये भी ऐड ले सकता हूं मैं, कह रहे हाँ मुझे ऐसे ब्लॉग बना के दो जिसमें व्यूअर्स दिखेंगे, रीड टाइम दिखेगा, अपडेट दिखेगा। अरे ये देख पॉपअप आ गया, पॉपअप, अरे डेवलपर को बोलना ऐसे ऐसे पॉइंट्स लिख के रख सकते हो आप लोग कि मेरे वेबसाइट पे भी मुझे ऐसा एक पॉपअप चाहिए। अब ये पॉपअप का भी आप लोग टाइम सेट कर सकते हो, डेवलपर्स टाइम सेट कर सकते हैं कि किसी वेबसाइट के पेज पे किसी यूजर ने 5 सेकंड 10 सेकंड 15 सेकंड टाइम बताया, उसके बाद में पॉपअप आना चाहिए। तो ये पॉपअप में क्या पूछ रहा है, नाम, लास्ट नेम, आपका कौन सा कोर्स करना है, आपको सबमिट कर रहा है, लीड जनरेशन। तो ये देखो ये आर्टिकल पढ़ते पढ़ते मैं नीचे आ रहा हूँ, आर यू बीइंग वेल पेड, वेल, क्या आर यू बीइंग पेड वेल इनफ, डाउनलोड सैलरी रिपोर्ट, अरे ठीक है क्या। तो ऐसे कुछ हम लोग ना केस स्टडीज बना के रख सकते हैं। कितनी आइडियाज आती है आप लोगों को कॉम्पिटिटिव की वेबसाइट को स्टडी करने के बाद। मैं अब आर्टिकल को स्क्रॉल कर रहा हूँ, स्क्रॉल करते दिख रहा है क्या, ऊपर जो ब्लॉग एमबीए ये सब सारी चीजें ना ये स्टिकी है, स्टिकी मतलब हिल नहीं रही, दिख रही क्या। हाँ कंटेंट ऊपर नीचे हो रहा है लेकिन ऊपर का जो हेडर है वो हिल नहीं रहा है। हाँ ये देखिए इन दिस आर्टिकल ये है आपका टेबल ऑफ कंटेंट, लिखा नहीं है भले यहाँ पे लेकिन ये टेबल ऑफ कंटेंट है। क्लिक किया डायरेक्टली उस पॉइंट पे आ गया क्या। अब इनका आर्टिकल देखो लेफ्ट साइड में, इन दिस आर्टिकल आप लोग यहाँ पे भी टेबल ऑफ कंटेंट दिख रहा है, ये पट्टी यहाँ पे दिख रहा है कॉल टू एक्शन, राइट साइड में गेट फ्री कंसल्टेशन, फ्री वगैरह बोला ना, लोग भर देते फॉर्म वगैरह। तो ये सब आइडियाज हम लोग ले सकते हैं। आर्टिकल को किस तरीके से लिखा है देखिए, आर्टिकल लिखते वक्त फॉन्ट का टाइप, फॉन्ट का साइज कितना सिंपल यूज किया है। यहाँ पे देखोगे समरी, समरी में इन शॉर्ट बता दिया कि ये आर्टिकल किस चीज के बारे में है। यहाँ पे आने के बाद में उन्होंने अपने सारे कोर्सेज के लिंक्स भी देखे रखे, देख सकते हैं आप लोग, ये सब सारे कोर्सेज के लिंक्स है कि भाई ये 10 सर्टिफिकेट कोर्सेज सबसे ज्यादा अभी डिमांड में है, और किसी को करना रहेगा तो डायरेक्टली क्लिक करके उस कोर्स के पेज पे चला जाएगा। स्क्रॉल करने के बाद रीड द फुल आर्टिकल, पढ़ते पढ़ते फ्री कोर्सेज में कौन से कोर्सेज है, अपग्रेड के पास क्लिक किया, फ्री कौन सा है देखते हैं। हाँ फ्री में क्या करेंगे वो लोग, फ्री में कुछ कोर्सेज देंगे आपको, थोड़ा बहुत इंट्रो देंगे, और आपको पूरा सीखना है तो रजिस्टर कीजिए, आपके लिए 10% डिस्काउंट, 20% डिस्काउंट। इतना मार्केटिंग स्ट्रैटेजीज करती है। ये सब आपका दिमाग तब चलेगा ना जब आप एक्चुअली काम करना शुरू करोगे। लेकिन सबसे अच्छा आइडिया होता है आपके कॉम्पिटिटर्स को पढ़ो, आपके कॉम्पिटिटर्स को पढ़ो मतलब जो बड़े लेवल पे, अपग्रेड का नाम अच्छा है, बड़ा इंस्टीट्यूट है, तो फिर उसको मैं पढ़ूंगा। मैं मेरे से छोटे इंस्टीट्यूट को नहीं देखते बैठूंगा अरे ये क्या कर रहा है, क्योंकि उसका खुद का ही कुछ नहीं होगा। हमेशा बड़े जो कॉम्पिटिटर्स है आपके इंडस्ट्री में उनको पढ़ो, उनकी वेबसाइट देखो, उनकी स्ट्रैटेजीज देखो, उनका ब्लॉग का सेक्शन देखो कैसा है। इसमें से बहुत सारी आइडियाज आप लोग नोटपैड में लिख सकते हो, और ये सब आपके डेवलपर्स को, आपके टीम मेंबर्स को बिठा के एक प्रेजेंटेशन दिखा सकते हो कि देखो हमारे वेबसाइट पे ये मिसिंग है, ये कंपैरिजन करके दिखा सकते हो। कुछ समझ में आ रहा है आपको, यस नो। यस सर। तो ये देखिए अभी इन्होंने ये सारे फंडामेंटल्स ऑफ डीप लर्निंग ऑफ न्यूटन 28 आवर्स का फ्री रखा है, वो फ्री देंगे, और फ्री देने के बाद में एक इंटरेस्ट क्रिएट करवाएंगे। इंटरेस्ट क्रिएट होने के बाद में फिर आपको बोलेंगे आपके लिए एक्सक्लूसिव 25% का डिस्काउंट है, 1 लाख का फीस है, लेकिन you'll get this course now in 60,000 if you register today। फिर ऐसा अर्जेंसी क्रिएट करके आपको बोलेंगे 1 लाख का कोर्स, अरे मेरे को 60,000 में मिल गया, 60,000 में मिल गया। कोर्स का फीस 60,000 ही रहता है, लेकिन वो हाइप करके दिखाएंगे और उस तरीके से उनके प्रोडक्ट को बेचेंगे। यही तो मार्केटिंग होता है गाइस। तो यहाँ पे हाउ चैटजीपीटी अंडरस्टैंड्स यू, इंट्रोडक्शन टू नेचुरल एनएलपी 11 घंटे का है। तो इस तरीके के मैं भी वेबसाइट पे डिसाइड कर सकता हूँ फ्री कोर्सेज, और जो लोग फ्री कोर्सेज करने के लिए आते हैं उनको एक इंटरेस्ट क्रिएट करके दिखाऊंगा चैटजीपीटी कैसे यूज किया जाता है, डिजिटल मार्केटिंग का और भी बता सकता हूँ, मशीन लर्निंग का कैसे आगे का फ्यूचर है, डेटा साइंस में क्या सैलरी मिल सकती है। 2-3 घंटे का फ्री दे सकता है, लेकिन वो पढ़ के वो हमारा एक डेमो देख के गए, हमारा डेमो उन्हें पसंद आ गया, तो वो लोग हमारा दिमाग में रखेंगे, हम लोग उनको बार बार व्हाट्सएप कर सकते हैं, ईमेल भेज सकते हैं, कॉल्स कर सकते हैं। तो 100 लोगों ने फ्री कोर्स किया तो 100 में से 10-15 लोग मिल जाते हैं जो एनरोल हो जाता है। तो इस तरीके की मार्केटिंग स्ट्रैटेजी यूज कर रहे हैं वो लोग यहाँ पे। और उसके लिए उन्होंने फ्री कोर्सेज का इंटरनल लिंक देके रखा है इमीडिएटली इस आर्टिकल पे से, क्योंकि बंदा आ रहा है जानने के लिए कि जॉब ओरिएंटेड शॉर्ट टर्म कोर्सेज कौन सा है, तो वो बंदा फ्री कोर्स भी थोड़ा बहुत देख सकता है, उसीलिए उसका लिंक देके रखा है।
स्क्रॉल करने के बाद में बीच में ही अपना खुद का क्या प्रमोट कर रहा है, डिफिकल्ट टू बिलीव दिस इज एन ऑनलाइन एमबीए, दिख रहा है क्या, ऑनलाइन एमबीए का कोर्स है, इस पे क्लिक किया तो डायरेक्टली चला जा रहा है कहाँ पे, ऑनलाइन एमबीए के पेज पे, है ना, कैन सी। स्क्रॉल कर रहा हूं, आई एम स्क्रॉलिंग डाउन, यहाँ पे आ रहा हूं, फॉर्म, आपका टेबल ऑफ कंटेंट और ऊपर का हेडर, हिल रहा है क्या, हिल रहा है क्या, नहीं ना। और ये देखो, ये जो पट्टी नीचे का, आर यू बीइंग पेड वेल इनफ, डाउनलोड सैलरी। अब देखो किसी को सैलरी रिपोर्ट देखना है ना, 99% बोलता हूं, अगर मैंने इस पे क्लिक किया तो वो बोलेगा आपको सैलरी रिपोर्ट फ्री में चाहिए, आपका नाम ईमेल आईडी दीजिए, ताकि वो लोग आपको मेल्स वगैरह भेज सकते हैं। क्लिक किया, हमारा डेटा स्क्रैप कर दिया। यस, डेटा स्क्रैपिंग है ये। और फिर आप जब खुद होके ईमेल आईडी दोगे ना, तो वो लोग जो आपको मेल भेजेंगे ना, जब आप खुद ईमेल देते हो उसको परमिशन बेस्ड बोलते हैं, क्योंकि आप खुद दे रहे हो ना ईमेल, तो फिर वो लोग जब आपको मेल भेजेंगे ना, वो मेल कभी स्पैम में नहीं जाएगा, वो हमेशा आपके इनबॉक्स में आएगा। ये रूल होता है ईमेल मार्केटिंग का, समझ में आ रहा है क्या। अगर देखो मेरा आपका डेटा तो मैं Naukri.com से ले सकता हूँ, Naukri.com भी डेटा बेचता है, बहुत सारी साइट्स डेटा बेचते हैं। मैंने डायरेक्टली आपको मेल किया तो यहाँ पे आप, मेरा मेल आपके जंक में जा सकता है, स्पैम फोल्डर में जा सकता है। लेकिन अगर आपने खुद होके मुझे ईमेल आईडी जब दिया ना, परमिशन बेस्ड ईमेल आईडी बोलता है, और मैं उसके बाद में आपको 10 मेल भी रोज भेजूंगा ना, वो सारे मेल इनबॉक्स में आएंगे, क्योंकि आपने खुद बोला था मुझे मेल भेजो। तो दीज काइंड ऑफ मेल्स आर परमिशन बेस्ड ईमेल आईडीज, जो आप लोग ईमेल मार्केटिंग में सीखोगे। तो हम लोग ये सबमिट वगैरह करते ना, आई एग्री, ये कभी पढ़ते ही नहीं हम लोग। और ये पढ़ो, इसके अंदर सब लिखा होता है, विल यूज योर फोन नंबर, वी हैव वांट एक्सेस फॉर योर फोन बैंक, फोन कॉन्टैक्ट लिस्ट, ये वो ये सब लिखा लेते हैं आपसे। और फिर आप बोलते हैं अरे मुझे कॉल आया था, मुझे मेल आया था, कहाँ से आया, वो सब यहाँ से निकाल लेते हैं। ये पढ़ोगे ना, एक कभी पढ़ो आप लोग टर्म्स एंड कंडीशन। ये मतलब इन जनरल हम लोग कैसे साइन करते हैं, ठीक है मैं एग्री करता हूँ, वैसे ये डिजिटल सिग्नेचर होता है। आप टिक मार्क करते हो ना, आई एग्री, टिक मार्क, वो एक सिग्नेचर करते हो आप डिजिटल। तो ये ध्यान में रखिए। फॉर्म खुल गया, स्क्रॉल कर रहा हूं मैं, ये पट्टी भी नहीं हिल रहा है, ये भी नहीं हिल रहा है। तो ऑब्जर्वेशन देखो, आज हम लोग ऑब्जर्वेशन देख रहे हैं। हम कंटेंट लिखा है, कंटेंट को कैसे ब्रेक किया इमेजेस में, कंटेंट को बहुत बड़े बड़े पैराग्राफ, फॉन्ट का टाइप साइज देखो, पढ़ने के लिए इजी जा रहा है, बैकग्राउंड कलर देखो, प्लेजेंट एक्सपीरियंस कस्टमर का, ये सब चीजें भी बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है गाइस। इसकी वजह से भी रैंकिंग पे बहुत इंपॉर्टेंट होता है, और रैंकिंग में बहुत ज्यादा इम्पैक्ट होता है। गूगल आपके वेबसाइट का आर्किटेक्चर भी देखता है कि कैसा है, फॉन्ट साइज, टाइप, कंटेंट को कैसे ब्रेक किया है, बैकग्राउंड कलर कैसा है, वेबसाइट पे बहुत ज्यादा पेज लोडिंग टाइम तो नहीं ले रहा है, बहुत ज्यादा जावास्क्रिप्ट तो नहीं यूज हुई, बहुत ज्यादा एनिमेशन तो नहीं रहा, बहुत ज्यादा एड्स तो नहीं आ रही है, पॉपअप्स नहीं दे रहा है ये बहुत सारे, ये सब चीजें देखता है। बहुत बार ऐसे भी हुआ है क्या आपके साथ, आप किसी वेबसाइट पे जाते हो कंटेंट पढ़ने के लिए मोबाइल पे या डेस्कटॉप पे, और कंटेंट पढ़ना शुरू करते हो और इमीडिएटली पॉपअप आता है और पीछे का कंटेंट पूरा ब्लर हो जाता है, और वो आपको जबरदस्ती नाम, ईमेल आईडी, फोन नंबर जब तक आप ऐड नहीं करते हैं तब तक वो आगे प्रोसेस नहीं करता है। गूगल ने ऐसे पेजेस को तो पहले बैन कर दिया, अभी 2017-18 में गूगल ने एक एल्गोरिथम निकाला। गूगल ने बोला जिसने भी अपने पेज पे ऐसा कोई पॉपअप डाला जो कस्टमर को जबरदस्ती करता है फॉर्म फिलअप कर इन्फॉर्मेशन भरने के लिए, वैसे पेजेस हम लोग गूगल में से रैंक कर देंगे, ड्रॉप कर देंगे। हाँ, लेकिन कोई गवर्नमेंट साइट है जिसपे ओटीपी बीटीपी जरूर है डालना, वैसे केसेस में वो खुद उन वेबसाइट्स को आइडेंटिफाई कर लेंगे और वो पॉपअप को एज अ एक्सेप्शन रखेगी। लेकिन आपने डाल दिया, आपके मोबाइल पे पढ़ रहा है बंदा और मोबाइल पे बड़ा पॉपअप आ गया, क्लोज का बटन दिख रहा नहीं किधर भी, पता है क्या, क्लोज का बटन दिखता नहीं, ऐसा कॉर्नर में कहीं तो भी छुपा के रखते हैं। ऐसे यूजर को अगर कोई भी वो पॉपअप आने के बाद में उसको डिसमिस करने के लिए इजी ऑप्शन नहीं मिला, तो वो पेज आपका गूगल में ड्रॉप। हाँ हाँ, कर देंगे सर। रम्मी सर्किल तो बेकार लोग है, बेकार लोग है, इतना एड रन करते हैं। मैं सुबह वो वॉकिंग को जाता हूँ ना, हाँ मेरा लाइफ सेट हो गया रम्मी सर्कल पे, मेरा ये हो गया, ऋतिक रोशन बोल रहा आप भी रम्मी खेलो, अरे तू भी छोड़ दे फिल्म इंडस्ट्री और खेलना रम्मी। क्या लोगों को सजेशन दे रही हो, छोटे बच्चों को ऐसा। हमारे यहाँ पे एक बंदे ने सुसाइड कर लिया, पता है क्या, ये रम्मी सर्कल में पैसा हार के। हाँ, और ये सब सेलिब्रिटीज उनकी एड्स रन करे, शर्म आती है क्या उनको यार। हाँ, वो अजय देवगन आ रहा है रम्मी खेलो, ऋतिक रोशन आ रहा है रम्मी खेलो, सलमान खान बोल रहा है लूडो खेलो, क्या फालतूगिरी है। ये लोग खेलते, ये लोग उनके बच्चों को बोलेंगे क्या रम्मी खेलो, ये खेलो वो, हाँ। तो लोग मर रहे हैं, पता है क्या उसके, ये यूपी बीपी या बिहार, वो साइड में लोग बहुत पागल की जैसा कर रहे हैं उसमें, पता है क्या। छोड़ो वो जाने दो। तो हाँ ठीक है, वापस बैक टू द टॉपिक गाइस। तो ये चेक कर सकते हो आप लोग कंटेंट। तो यहाँ पे आप लोगों को अभी मैंने बता दिया है टॉपिक्स कौन से बात की हमने, एक बार चेक कर लेता है। वी हैव डिस्कस्ड अबाउट विच ऑल टॉपिक्स।
आप लोगों को अभी यहाँ पे समझ में आ रहा है? गूगल सैंडबॉक्स इफेक्ट, कोई भी नया वेबसाइट जब बनता है तो वो वेबसाइट एक ऑब्जर्वेशन पीरियड में जाता है, उसे कहते हैं गूगल सैंडबॉक्स इफेक्ट। आपका वेबसाइट गूगल ने इंडेक्स किया क्या? किया है ना? कमांड क्या था? साइट कोलन, क्या कमांड था? कोई भी वेबसाइट गूगल में इंडेक्स हुआ है क्या देखना है तो साइट कोलन और वेबसाइट का नाम। बाउंस समझ में आ रहा है? बाउंस को कम करने के लिए यहाँ पे एनालिटिक्स के टूल को यूज करके आपने एनालिसिस किया, आपके आर्टिकल को चेंजेस की। ये एग्जांपल समझ में आ रहा है? उसके बाद आप लोगों को अभी कंटेंट डेप्थ, कंटेंट फ्रेशनेस तो समझ में आ रहा है अभी आपको, कंटेंट कैसे अपडेट रखिए आप लोग कंटिन्यूसली। फॉन्ट का टाइप, फॉन्ट का साइज, आपको लोगों का कंटेंट लिखने का जो लेवल होता है ना, इंग्लिश, इंग्लिश का भी लेवल होता है। तो आप लोगों को एक वेबसाइट दिखा होगा मैं, इंग्लिश लेवल चेक। अरे यार वो ना एक वेबसाइट है, बोलो को बोलता हूँ, उस पर आपने कंटेंट डाल दिया ना तो वो स्कोर देता है आपको कि आपका जो इंग्लिश है ना ये कितना हार्ड है पढ़ने के लिए, कितना इजी है। तो एक वेबसाइट इंग्लिश लेवल चेक नहीं रही, ये रुको वो वेबसाइट बोलता हूँ मैं आपको। कंटेंट फ्रेशनेस आप लोगों को समझ में आ रहा है? बेसिक लेवल इंग्लिश था रफ्तार। हाँ अरे बेसिक, हाँ हाँ। हाँ। अभी यहाँ पे हम लोग ओपन करते हैं फ्री इजी चेक कर, कौन सा वेबसाइट है फ्री, जैसे यहाँ पे आता है हम, अभी मैं यहाँ पे कुछ कंटेंट अपग्रेड से कॉपी करके डालता हूँ, पेस्ट किया, सिलेक्ट द एजुकेशन लेवल ऑफ द पेपर स्टडी, ये छोड़, ग्रेडर चेकर नहीं थे। रुको ये बोलता हूँ, ये टूल का नाम है मेरे पास, उनको अभी याद नहीं आ रहा है। गाइस व्हाट इज 404 एरर? 404 एरर क्या चीज होती है? यहाँ पे अभी हम आपके वेबसाइट को ओपन कर लेते हैं, वेबसाइट पे आ गए, ये आपका आर्टिकल है बराबर है? ये आपका आर्टिकल हो गया, या फिर मैं किसी एक आर्टिकल को ओपन कर लेता हूँ, ये आर्टिकल देखते हैं, व्यू प्री अप्रूव, कौन सा आर्टिकल? ये प्री अप्रूव लोन का आर्टिकल है। यहां पे आने के बाद पेस्ट कर दिया ये आर्टिकल। हम्म अब इस आर्टिकल को पेस्ट कर दिया मैंने और इस आर्टिकल में जाके एडिट बोल दिया, यहां पे आने के बाद ये आर्टिकल को मैंने बोल दिया थ्रैश, ये आर्टिकल थ्रैश मतलब डिलीट हो चुका है। अब मैं इस आर्टिकल को एक्सेस करने जाता हूं, यहां पे आके पेस्ट कर दिया और ये देख सकते हो क्या क्या आ गया एरर, 404 पेज नॉट फाउंड। इसका मतलब ही ये आर्टिकल आपके वेबसाइट से चला गया है, ये आर्टिकल कई पेज पे आ गया 404 एरर। तो ये भी एक टेक्निकल एरर होता है, टेक्निकल मतलब ये पेज अभी आपकी वेबसाइट पे अवेलेबल नहीं है। तो फिर इस केस में आप लोगों को यहाँ पे ये जो पेज है, इस पेज पे एरर कौन सा आ रहा है? 404। तो फिर 404 अगर किसी पेज पे एरर आ रहा है तो दिस इज not a good sign for a website because this shows that website is technically wrong. तो फिर 404 एरर कैसे सॉल्व किया जा सकता है? आपका ये जो पेज है जिसपे 404 एरर आ रहा है, ये पेज जिसपे 404 एरर आ रहा है, आप उस पेज को कोई एक्सेस करने जाता है तो आप किसी दूसरे पेज पे उसको कर सकते हो क्या? अब रीडायरेक्शन क्या होता है?
जैसे यहाँ पे मैंने स्टार न्यूज डॉट इन सर्च किया और एंटर कर दिया। स्टार न्यूज डॉट इन एंटर करने के बाद यहाँ पे देख रहे हैं कौन सा वेबसाइट खुलता है, या फिर मैं fb.com एंटर कर दिया। और ये देखिए fb.com एंटर करने के बाद यहाँ पे अगर आप देखोगे तो facebook.com ओपन हो रहा है। मतलब वो ये डोमेन अलग है और ये डोमेन अलग है, दोनों डोमेन नेम्स अलग है ना। तो फेसबुक ने क्या कर लिया, फेसबुक ने पहले fb.com खरीद लिया, फिर किसी ने fb.com को एक्सेस करने की कोशिश की तो वो लेके गया किस कहाँ पे, तो दिस इज कॉल्ड एज रीडायरेक्शन। लेकिन ये जो रीडायरेक्शन है, ये रीडायरेक्शन डोमेन टू डोमेन है, मतलब एक वेबसाइट से दूसरे वेबसाइट पे। अभी मैं चाहता हूं कि हमारा ये आर्टिकल तो डिलीट हो चुका है कुछ रीजन के लिए, इस पे आ रहा है कौन सा एरर, 404 एरर। तो फिर ये एरर सॉल्व करने के लिए हम रीडायरेक्शन कर सकते हैं। मैं चाहता हूं कि अभी हमारा जो पेज है हम लोग उसको लेके जाए कहाँ पे, ब्लॉग सेक्शन पे। तो कोई ये पेज एक्सेस करने जाएगा उसको डायरेक्टली हम लोग हमारे वेबसाइट के ब्लॉग सेक्शन पे लेके जाएंगे। तो कैसे करोगे आप, तो वेबसाइट पे आइए, आपके वेबसाइट पे आके वापस आपको आना है और इसके लिए भी प्लगइन मिलता है जिसका नाम है रीडायरेक्शन प्लगइन। कौन सा, रीडायरेक्शन। तो मैं यहाँ पे आके रीडायरेक्शन प्लगइन सर्च करता हूं। रीडायरेक्शन दिख रहा है आपको, ये प्लगइन है जो आप लोग यहाँ पे कर सकते हो इंस्टॉल। इंस्टॉल कर लिया प्लगइन, और प्लगइन इंस्टॉल करने के बाद यहाँ पे आपको एक्टिवेट का बटन आएगा। कौन सा, एक्टिवेट। आ गया एक्टिवेट। एक्टिवेट बोलने के बाद आप लोगों को ये टेबल ऑफ कंटेंट का देखो रीडायरेक्शन दिख रहा है, आ गया। अब ये सेटिंग्स टूल में आपको ये देखो रीडायरेक्शन का प्लगइन दिखेगा। आगे हम लोग रीडायरेक्शन पे, वेलकम टू रीडायरेक्शन, ये सेटअप करना होता है वन टाइम। स्टार्ट सेटअप, कंटिन्यू, कंटिन्यू बोल दिया, फिनिश सेटअप, कंटिन्यू बोल दिया, ये सेटअप हो गया एक बार। अब नेक्स्ट टाइम आप लोग रीडायरेक्शन यूज करोगे तो ऐसा ही दिखेगा। सोर्स यूआरएल, सोर्स यूआरएल मतलब आप लोगों का जो ब्रोकन पेज है वो, ब्रोकन पेज कॉपी कर लिया, ब्रोकन पेज ये कॉपी करके पेस्ट, और ये है आपका टारगेट यूआरएल, मतलब कौन से पेज पे लेके जाना है। तो हम लोग हमारे ब्लॉग का पेज ले लेते हैं, एक मिनट वेबसाइट पे आते हैं वापस, ब्लॉग पेज कॉपी, ये हमारा ब्लॉग है ना। अब हमें हमारे ब्लॉग सेक्शन पे लेके जाना है, तो आता है डैशबोर्ड पे, टूल्स, कौन सा, रीडायरेक्शन, सोर्स यूआरएल ये वाला, टारगेट यूआरएल में ये वाला, हाँ, ऐड व्हाट, रीडायरेक्ट, रीडायरेक्शन ऐड हो चुका है। अब हम इस पेज को एक्सेस करने जाते हैं और देखते हैं कि एरर आ रहा है या वो रीडायरेक्ट हो रहा है। ओपन किया मैंने मोजिला और ये एंटर कर दिया। एंटर करने के बाद चेक कीजिए 404 एरर आ रहा है या ब्लॉक सेक्शन पे चला जा रहा है। तो ये देखो यूआरएल मैंने क्या ऐड किया था, मैंने यूआरएल यहाँ पे डाला था ये वाला, एंटर, चेक कीजिए आ रहा है क्या ब्लॉक। द रीडायरेक्शन सक्सेसफुली हो चुका है। यहां तक समझ में आ रहा है ऐश्वर्या, हर्षल, निशा, प्रणुति, सादिया, श्रेयस, निरंजन, सारंग सारंग। यस सर। तो यहाँ पे आज मैं रुक जाऊंगा और मैं अभी यस निरंजन क्वेश्चन पूछिए। कीवर्ड से हम रैंकिंग करते हैं सर, हम्म तो ट्रैफिक हम काउंट कर सकते हैं कितना आ रहा है, क्या है, और हर एक आर्टिकल का दिखता है आपको ट्रैफिक। कीवर्ड से नहीं आएगा। सपोज एखादा कस्टमर सीधे आ रहा है डोमेन डाल के, तो हाँ काउंट होता है। हाँ सब कुछ। गाइस आपकी वेबसाइट पे लोगों को कहीं से भी आने दो, किसी ने ईमेल के थ्रू आया, कोई गूगल सर्च से आया, कोई लिंक्डइन से आया, कोई फेसबुक से आया, किसी ने डायरेक्टली आपके नाम को सर्च किया स्कूल ऑफ डिजिटल मार्केटिंग या facebook.com, आपको गूगल एड्स पे हर एक चीज दिखती है, लोग कहाँ से आ रहे हैं, कब आ रहा है, कौन से मोबाइल से, फोन से आ रहे हैं, एप्पल से आ रहे हैं क्या, एंड्रॉइड से आ रहे हैं क्या, सैमसंग से आ रहे हैं क्या, पुणे से आ रहे हैं, मुंबई से आ रहे हैं, सब दिखता है।
वो सब सीखोगे आप लोग गूगल एनालिटिक्स के टूल में। तो अभी एक असाइनमेंट हम सॉल्व करेंगे एक रिवीजन के लिए। तो यहाँ पे हम किसी को भी स्क्रीन शेयर करने के लिए बोल सकते हैं या फिर हम किसी को भी आगे बुला सकते हैं। एक असाइनमेंट नंबर 6 है, पुराना छोटा असाइनमेंट है। चलिए इतना सॉल्व करने लीजिए। चलो सारू जी आइए, निरंजन या पुढे। येतात ना? तेच नाही येतात ना? कुठला? येतात का? हा, थांब ना. डिझाईन पहिले क्रिएट करायचे का कॉपी करायचं? पेज टाईप आहे. कॉपी करायचं. साईट ओपन करतो. क्रोम मध्ये आहे. हो. हेडिंगचं कुठलं घ्यायचं? हेडिंग साईट नाही सापडलं. बरोबर आलो होता आपण जरा. सादिया वो हेडिंग टैग कैसे ढूंढने का क्यों मैं देखा है? एस वो एस क्यू व्यू पेज सोर्स में जाके ना हाँ
उसके बाद कंट्रोल प्लस एफ करके देखो हेडिंग H1 आ रहा है क्या? हेडिंग टैग नहीं है। हेडिंग टैग पर एसईओ क्विक करके जो है ना एक्सटेंशन उसमें हाँ। आएगा सब। देखो हाँ ऊपर उसमें आ जाता टूल आपको। बार में है ना वहां पे, हाँ वहां पे हेडिंग नहीं है नीचे 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 करो। खाली डायग्नोसिस। डायग्नोसिस में जाओ। डायग्नोसिस ऊपर 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 ले लो पहले। हेडिंग हाँ ये है ना हेडिंग। ये है ना हाँ यहाँ से व्यू अदर्स भी करके देखो, सब मिलेगा। इधर इधर अरे H1 वाला पर एक ये व्यू अदर्स नीचे नीचे। मेरा हमारे कंपनी से मोबाईल ह्याला टूल आहे ना नहीं क्या करूँ हम्म. मोबाइल पर एमडी बरोबर. प्रो मोबाइल पर हा? इसको बंद कर दीजिए हेच का? नोट आहे. दुसरं घ्यायचं का तोपर्यंत? दुसरं घ्यायचं राहू दे. याला विकूया सर. याच्यावर आलं बघ. लोड होतो. खाली नंबर 80 मोबाईलचा 80 आणि डेस्कटॉपचा किती सवाई तो ये पता ना क्लास का है ले पेमेंट दुकान सबसे काम से Yes. ले वाले में सोशल शेयरिंग बटन वेबसाइट मोबाइल फ्रेंडली है, मैंने मोबाइल में ओपन करके देखा है। झालं. यस लिख दूंगा वहाँ पे। फ्रेंडली लाइफ हा हाय सोशल सेविंग बटन जाम पड़ ब्लॉक सेक्शन
Able of content. ब्लॉक कशाला बोलतो मग होमपेज अरे खाली ना आहे की नहीं है ना डेवलपमेंट आहे ना है ये वाला क्या है कौन सा आहे रे ये वाला नहीं उसको नहीं बोलते क्या डेवलपमेंट है तो स्टार्टिंग में होता है ना पेज के ब्लॉग मध्ये गेलो असतो ना, तो कुठं जायचं आपल्याला. ओके सादिया म्हणती नाही यायचं नाही गेली परत तेच करायचं. दुसरी वेबसाईट दिली वाटतं खाली. दोन्ही करायचं का? करायचं दोन्ही. तेच करायचं बस का मग. डेवलप कंटेंट यही वेबसाइट के लिए था क्या कि वो नीचे वाली वेबसाइट के लिए ऊपर वाले ऊपर वाले के लिए था त्याला टाकतो ना येस म्हणून. पेज लोडिंग टाकली होता. अरे हा दुसरा आहे मग दुसरा हाँ आहे ये दूसरा है ना चेक केलं का हा ब्लॉग सेक्शन असेल त्याला आता चेक करू ना आपण. अरे वो जो पहली वाली साइट दी थी ना उसका ब्लॉग मतलब ये क्या बोलते पेज लोडिंग टेबल ऑफ कंटेंट देखना पेज लोडिंग टाइम. हा कुठे उस्मानाबाद कळंब 98 मोबाईल 99 चांगलं आहे आता. दुसरं नाही आलं ऑनलाईन असतं. टीमवरचं काही करतं ते पण हॅलो इथं क्लासमध्ये आलं पुढे हा कर काय आलं हा चालतं काय आलं काय महत्वाचं आहे का हा 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 चालतंय हा 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 चालतंय चालतंय ठीक आहे ठीक आहे झालं. चालतंय देते. हा हा चालतंय हा चालतंय चालतंय ठीक आहे मग काय हा चालतंय किती वेळपर्यंत येणार आहे ते चालेल ठीक आहे. मग जातो मग अर्धा तास आधीच जाईल हा नाही फोनवरून नाही तिथे जाऊनच मी हा येते का हा मारे चालते वो क्या ना चालते ठीक ओके ठीक करतो मी तसं हा चालते हो हो
त्यांना राहू दे, त्याला नको. चालतंय, ठीक. चालतंय, ठीक. चालतंय. ओके. हो हो हो. चला गाइस, चाले लेक्चर करतो बंद. ये भी करना है क्या? हो गया ना आप करके? नहीं वो हो गया ना? रहने दे, बहुत हो गया आज. करता बंद. बोलना सर को भी हो गया क्या? सर कुठे रे? सर गए. बाय बाय.